कैसे हैं आप लोग सभी? बहुत बहुत या थोड़े थोड़े हैं कर रहे? सुनाई नहीं दे रहा है? सबसे आगे बैठ के हैं कर रहा बेवकूफ। मैं कह रहा हूँ सब ठीक है। तो फिर क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? फैलोपियन ट्यूब पढ़ रहे थे ना? पढ़े या पूछे? पढ़े या पूछे? पूछेगा कौन? मैं नहीं तो कौन बे? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। यूट्रस के बारे में क्या जानता है तू? यूट्रस नाम सुना है? हाँ बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय यूट्रस? यूट्रस का सेकंड नाम? वाह, मेटा एक दो। मेटा मेटा, वेरी गुड। खोलो मतलब? अच्छा, हाँ बोलो बोलो, आगे बोलो। इसलिए कभी कभी मैं भी सोचता हूँ मैं भी इंग्लिश मीडियम पढ़ा होता तो मेरे को भी कुछ पता चलता। हाँ हाँ बोलो। सही बता, हाँ, सही सही। ठीक है, आगे बोलो। वाह वेरी गुड। और हाँ, वर्टेक्स एंटी वर्जन पोजीशन किसके साथ होती है? वजाइना के साथ। कितना डिग्री एंगल? एंटी फ्लेक्स किसके साथ? एंगल कितना डिग्री का बनाता है? और बता, कितनी लेयर होती है इसकी? लिविंग लिगेचर किसको बोलते हैं? मायोमेट्रियम की कौन सी लेयर को? मायोमेट्रियम की मिडिल लेयर को। डेसिडुआ क्या होता है? मदर मदर जब प्रेग्नेंट होती है तो एंडोमेट्रियम का नाम बदल दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं डेसिडुआ, क्योंकि एक डेसिडुएट ऑर्गन बन जाता है। यही बात है। इसका जो पेसमेकर होता है वो ट्यूबल ऑस्टिया कहलाता है। वो कहाँ होता है? फंडस रीजन में होता है। ऐसा कोई भी यूट्रस जिसमें फंडल डिंपलिंग होती है, फंडस में डिंपल होते हैं, एलिवेशन नहीं होता, उसको आर्कुएट यूट्रस बोलते हैं। तो दो कॉर्न बन जाते हैं, बाइकॉर्नेट यूट्रस हो जाता है। बाइकॉर्नेट यूट्रस में प्रीटर्म प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन होता है ना? और यूट्रस के बारे में बता, सर्विस की लेंथ कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। सर्विक्स के ऊपर वाले पार्ट को एंडोसर्विक्स, नीचे वाले पार्ट को एक्टोसर्विक्स। एंडोसर्विक्स में कॉलमिनार टिश्यू होता है, एक्टोसर्विक्स के अंदर सीटिएटेड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो कि वेजिना में होते हैं वही। अगर स्क्वेमस कॉलमिनार जंक्शन ओवरलैप कर जाए तो वहां पर एक सिस्ट बन जाती है, उसको निबेथियन सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निबेथियन सिस्ट बोलते हैं। यही बात बोलते हैं। यूट्रस में तीन प्रकार के लिगामेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ब्रॉड लिगामेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। वेरी गुड। और कुछ जानता है यूट्रस के बारे में? 7.5 सेंटीमीटर होती है। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो 5 गुना हो जाता है, 35 से 70 37.5 सेंटीमीटर हो जाता है। हाँ, 1.25 से, हाँ ठीक है, ठीक है। सर्विक्स, सर्विक्स इस्टमस की लेंथ 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर होती है। इस्टमस का मतलब ऐसा कोई भी पार्ट, ऐसा कोई भी कनेक्शन जो एक को दूसरे से जोड़ता है वो इस्टमस कहलाता है। ठीक है, और सर्विक्स के बारे में बताओ। देखिए, हो गया सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर। इफेसमेंट क्या होता है? नहीं पढ़ा है मैंने, ऐसे ही पूछा हूँ, सर्विक्स से रिलेटेड है इसलिए पूछा। व्हाट इज इफेसमेंट? वेरी गुड, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। दैट इज नॉट सेट क्वेश्चंस। व्हाट इज इफेसमेंट? पढ़ा क्या पीछे वाली क्लास में? आप यहीं थे, इधर उधर याद नहीं आ रहा? जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, जब लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जब सर्विस की लेंथ बढ़ती है, कम होती है? कम होती है, कम होती है। बढ़ती कैसे? सुनो एक मिनट, सुनना है, खड़े रह के सुनना है। ये यूट्रस है, ये हट जा रहे हैं, ये सर्विक्स है। जब यूट्रस में कंट्रैक्शन होगा, सर्विक्स का डायलेटेशन होगा, डायलेटेशन होगा। जब सर्विक्स ऐसे, ये है सर्विक्स, ये यूट्रस ऐसे है। जब सर्विक्स का डायलेटेशन होगा तो सर्विक्स पीछे की तरफ आएगी, तब डायलेशन हो रहा है। तो इसका मतलब सर्विक्स का ऊपर की तरफ चले जाना। किधर? ये कौन सा सेगमेंट है यूट्रस का? लोअर यूट्राइन सेगमेंट। सर्विक्स का मर्ज हो जाना इफेसमेंट कहलाता है। सर्विक्स की लेंथ का कम हो जाना इफेसमेंट कहलाता है। इसका मतलब सर्वाइकल डायलेटेशन और इफेसमेंट दोनों एक ही बात है। सर्वाइकल डायलेटेशन बढ़ेगा तो इफेसमेंट बढ़ेगा, लेकिन डायलेटेशन और इफेसमेंट बढ़ेगा तो लेंथ कम होती है। तो लेबर में क्या बात याद रखनी है? लेंथ कम होती है, डायलेटेशन बढ़ता है, इफेसमेंट बढ़ता है। इफेसमेंट को परसेंटेज में मापते हैं, किसमें मापते हैं? तो कल के दिन अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज इफेसमेंट, तो मर्ज ऑफ द सर्विक्स इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट या डिक्रीज लेंथ ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड इफेसमेंट। किसमें मेजर करते हैं? परसेंटेज में। 80% इफेसमेंट का मतलब है कंप्लीट सर्विक्स डायलेट हो चुकी है। अगर 80% या उससे ज्यादा अगर इफेसमेंट हो जाए, इसका मतलब सर्विक्स कंप्लीटली डायलेट होता है। इफेसमेंट याद रहेगा, सर्विक्स की लेंथ का कम हो जाना, लेस देन 0.25 सेंटीमीटर इज कॉल्ड कंप्लीट डायलेटेशन। सर्विक्स की लेंथ जब 0.25 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो समझ जाओ कि कंप्लीट डायलेटेशन हो चुका है। अभी सेकंड स्टेज में जा रही है मदर। समझ आ रही बात? और इससे पहले क्या पढ़ा था हमने वजना के बारे में? चलो आप बैठो, देखें। किससे पूछे भाई? एक एक बॉय से पूछ लिया, एक पूछे गर्ल से, है ना? दोनों बॉयज? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। यूट्यूब की सारी बातें याद आ गई? देखो, पढ़ पे क्या होगी तो याद आएगी, बिना पढ़े तो कोई याद आना है नहीं। हाँ मैम, आप खड़े हो जाओ। अच्छा, 5 बातें बता दो वजन कैनाल से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। कौन सा टिश्यू पाया जाता है इसमें? मैं जो जो पूछूं उसको बता देना। कौन सा टिश्यू पाया जाता है? याद नहीं है? मैं कहा ना, इसमें डाउट रहता ही रहता है। एग्जाम में जिसमें डाउट रहता है समझ जाना वो एग्जाम में आएगा, पहली बात तो ये। तो 100% याद करना है, 4 स्टार लगा के। जिसमें डाउट रहता है वो पेपर में आता है। सर्विस की लेंथ कितनी होती है, वजन की लेंथ कितनी होती है? बताओ देखें। ये याद नहीं है फिर गलत हो जाएगा, फिर मामला सही नहीं है। कितनी? जोर से बोलो। मैं पीएच नहीं पूछ रहा, मैं लेंथ पूछ रहा हूँ। एंटीरियर 7 सेंटीमीटर और पोस्टीरियर 9 सेंटीमीटर। वजाइना का पीएच 3.8 से 4.5 चाइल्ड बियरिंग एज में। क्यों? क्योंकि डोटल इन बैसिलाई बैक्टीरिया की वजह से। तो चाइल्ड बियरिंग एज में वजाइना का पीएच एसिडिक होता है। लेंथ 7 और 9 सेंटीमीटर होती है। इसकी ट्रांसफर स्टडी करते हैं तो एचसीएफ की स्टडी की जाती है। इसमें 4 फॉर्निक्स होते हैं, 2 लेटरल, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर। वजाइनल कैनाल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में, बॉडी के साथ में हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री का एंगल बनाती है। वजाइना के एंटीरियर में यूरेटा होता है, पोस्टीरियर में एनएस होता है। और कुछ बताओ वजाइना के बारे में इसके अलावा? काफी सारी बातें थी, कुछ याद आए तो बताओ आप। इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर का होता है ना। अगर फीमेल पहले चाइल्ड बर्थ हो रखा है किसी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें क्या साइन देखने को मिलेगा? गैपिंग इनटर्टस, यही पढ़ा था। उसके बाद यूट्रस पढ़ लिया, उसके बाद अपने सर्विक्स पढ़ लिया, आता था फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब आता है? फैलोपियन ट्यूब का क्वेश्चन, बैठो मैम बैठो। देखो, ये अच्छी बात नहीं है। हेलो सर, आप खड़े हो जाओ एक बार। याद है कि नहीं? सुपरफिशियल क्यों है? मुर्गा बना दूं? बात जाएगी कश्मीर तक। कश्मीर नहीं हो जाएगी, फिर फोन आएगा मेरे पास कश्मीर से, मुर्गा क्यों बना दिया।
बताओ फैलोपियन ट्यूब बताओ देख। पेयर्ड स्ट्रक्चर है, दोनों साइड है, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट मीडियल से स्टार्ट करो। कौन सा? सबसे पहला पार्ट इंटरस्टिशियल, फिर से स्टमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। सबसे वाइडेस्ट एम्पुला। फर्टिलाइजेशन का होता है एम्पुला, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट एम्पुला। सबसे टॉर्टस पार्ट एम्पुटा, सबसे लार्जेस्ट पार्ट एम्पुला। कुल मिला के आपको एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, ये बात अच्छे से पता है। इसमें एक सेल पाई जाती है पैक सेल, इसका काम क्या है? फेगोसाइटोसिस का काम है। दो सेल होती है उसके बीच में पाई जाती है, सीलिएटेड के बीच में और कॉलमनर के बीच में पैक सेल पाई जाती है। फैलोपियन ट्यूब की विजुअलाइजेशन स्टडी करना, उसको क्या कहता है? साल्पिंजोग्राफी। ओपन करना साल्पिंजोस्टोमी, काट देना साल्पिंजेक्टोमी। फैलोपियन ट्यूब को साल्पिंग्स बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं और मुलेरियन डक्ट बोलते हैं। इतना में 6 से 10 वीक के दौरान इसका डेवलपमेंट होता है, ये साल्पिंजाइटिस कहलाता है। और बताओ कुछ कुछ याद हो तो। रूबिन टेस्ट क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी चेक करने के लिए रूबिन टेस्ट करते हैं, यही है। अगर कल के दिन आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ दे कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टीबी मोस्ट कॉमन कौन से ऑर्गन का होता है? फैलोपियन ट्यूब का। ओवरीज ऑप्शन में आ जाए, यूट्रस आ जाए, सर्विक्स आ जाए, फैलोपियन ट्यूब आ जाए, तो मोस्ट कॉमन टीबी कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होता है? फैलोपियन ट्यूब का होता है, ठीक है। तो फिर देखो, ऐसे याद नहीं है कैसे चलेगा? यहाँ तक लिख लिया था, बोलो बोल जाओ। ये लिख लिया था ना? नहीं लिखा? मैं मुझे याद है लिख लिया था। अब जिसने नहीं लिखा है प्लीज लिख लो अपना मुंह बंद करके। जब तक ये मुंह चलता रहेगा हाथ नहीं चलेंगे। चुपचाप लिख लो, आवाज नहीं। जितनी बातें मैंने लिखवाई थी सारी तो एक्सप्लेन कर दी, आपने भी रिवीजन किया होगा, याद तो हो गई होगी आपको, हो गई ना? फिर क्या है? आगे बढ़ जाऊं? जी बोलो। ऑनलाइन वाले बोले सर हमसे भी पूछो। आपसे पूछ तो लूं, वापस आप देख देख के जवाब दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? हैं, तुम चीटिंग करोगे फिर मैं चैटिंग कैसे करूंगा? बेवकूफों, जानबूझ के मेरे मौज ले रहे हैं। क्या पूछोगे? हम इधर कॉपी में लिखा हुआ हम देख देख के बता देंगे। सर आप तो गुड आफ्टरनून का भी जवाब नहीं देते, समझ जाओ कारण। चलो आगे बढ़े, बढ़े ना? इसका कोई फोटो समझ क्या है? मेरे को कुछ कहना ही नहीं है, छोड़, जस्ट इग्नोर इट। नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना। गेट बंद कर दो, बाहर कुछ काम करेंगे, आवाज आएगी अभी। जी आगे बढ़े, पक्का? देखो भाई इतना टाइम होता नहीं हमारे पास, हम ओबीजी पढ़ रहे हैं, कोई वो पहली क्लास का पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं। फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी 480 दिन की, 280 लेट हो जाएगा फिर। हम चाहते हैं 280 दिन की होनी चाहिए नॉर्मल प्रेगनेंसी। ये फोटो मैंने समझा चुका हूँ कोई। ओवरी नॉट नॉट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ओवरी इज टू मच इंपॉर्टेंट इन द ह्यूमन लाइफ बट नॉट इंपॉर्टेंट इन एग्जाम। बस एक ही बात याद रखनी है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? ओवरी। प्राइमरी का मतलब ये है तो ही प्रेगनेंसी है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि ओवम कौन बनाता है? ओवरी बनाती है, सीधी बात है। तो ये ओवम नहीं बनाएगी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। कल्पना मतलब हाँ वो जो सोच भी नहीं सकते रे, वो बात है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कल्पना ही नहीं कर सकते। हाँ इमेजिन भी नहीं कर सकते तुम लोग, ठीक है। तो ओवरी इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओवरी में एक सेल पाई जाती है जो उम्र में उसको आइलस सेल बोलते हैं। कौन सी सेल? जैसे मेल के अंदर टेस्टिस में एक लीडिंग सेल होती है, सेम उसका होमोलोगस है, क्योंकि वो स्पर्म बनाती है और ये ओवम बनाती है। ऐसे करके थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। आगे बढ़ो। ए कोई सर नहीं अब, लिखना है तो लिखो चुपचाप, पहले टाइम दिया था परसों भी। पेयर्ड का मतलब क्या होता है? एक नहीं होती है, दोनों साइड होती है। पेयर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्रेनियल नर्व कितनी होती है? क्रेनियल नर्व कितनी होती है आपकी बॉडी में? क्रेनियल नर्व 12 पेयर। 12 तो धीरे से बोलना होता है, पेयर जोर से बोलना होता है। इंटरकॉस्टल मसल्स कितनी होती है? इंटरकॉस्टल रिब्स क्या करूं मैं तुम? इंटरकॉस्टल 12 होती है या 11? इंटरकॉस्टल 12 होती है, रिब्स 12 होती है, इंटरकॉस्टल 11 पेयर होती है। याद नहीं है? अच्छा स्पाइनल नर्व कितनी होती है बॉडी में? बेसिक नर्सिंग का ठीक है, नहीं आता है। पानी लाओ पानी। 31 नहीं बोलना, 31 पेयर। स्पाइनल नर्व कितनी होती है? सर्वाइकल नर्व कितनी होती है? ये नर्सिंग का जीके है। बेवकूफों बेवकूफों सुनो, सर्वाइकल बोन होती है 7, लेकिन नर्व एक ज्यादा होती है। तो सर्वाइकल नर्व 8 होती है, 8 होती है ना? फिर थोरेसिक होती है, फिर लंबार होती है, फिर सैक्रम होती है, फिर कॉक्सिस, ऐसे करके टोटल 31 होती है। तो सर्वाइकल बोन तो 7 होती है, लेकिन सर्वाइकल नर्व 8 पेयर होती है। पहली बोन को बोलते हैं एटलस, दूसरी को बोलते हैं एक्सिस। बाकी याद रहे नहीं रहे आपकी मर्जी, दो तरह नहीं करनी, एटलस और एक्सिस। याद है ना? ये तो पहली एटलस दूसरी एक्सिस यहाँ होती है जस्ट फॉर के पास। तो आपको वो भी बेसिक चीजें नहीं याद है, नींद ले रहे हैं। इंटरकॉस्टल 12 पेयर कैसे लोग हैं? तो पेयर्ड सेक्स। अच्छा ओवरी गोनाड्स है या गैमेट्स है? भाई इतना जोर से भी नहीं बोलना।
कि गोनाड्स खुद कंफ्यूज हो जाए मैं कौन हूं। गैमेट्स और गोनाड्स में क्या डिफरेंस है देखो सुनना है। गोनाड्स का मतलब है वो ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव सेल बनाए, दैट इज गोनाड्स का मतलब ऑर्गन, गैमेट्स का मतलब सेल। इसका मतलब गैमेट्स का मतलब क्या हुआ, सेल। गोनाड्स का मतलब क्या हुआ, ऑर्गन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए फीमेल गोनाड्स क्या है, ओवरी, क्योंकि ओवम कौन बनाता है, ओवरी, तो इसका मतलब गोनाड्स कौन हुआ, ओवरी। मेल गोनाड्स कौन हुआ, तो वो क्या बनाता है, स्पर्म। तो याद आ जाएगा नहीं ये, तो गोनाड्स क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गैमेट्स क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल। तो मेल गैमेट्स कौन है, स्पर्म कौन है, ठीक है। तो ये गोनाड्स बोल दिया, जर्म सेल से बन रहा है, ठीक है, बनने दो। ओवल शेप, इसको हम बादाम शेप भी बोल सकते हैं। बादाम देखा हुआ, नहीं देखा, कोई बात नहीं, अक्कल वैसे ही ठोकरे खाने चाहती, ठीक है। मीजर 3 इंटू 2 इंटू 1, कैसे याद रखना, 3 इंटू 2 इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी साइज, वेट लगभग 10 ग्राम। ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या होता है, तो सामने आप ऐसे इंस्पेक्शन करोगे या एग्जामिनेशन करोगे नहीं फील होगा आपको, पेरिटोनियम के पीछे की तरफ है। कौन कौन से कोई एग्जांपल बता सकते हो, और कौन कौन से ऑर्गन जो रेट्रोपेरिटोनियल, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किडनी इज रेट्रोपेरिटोनियल, पेनक्रियाज रेट्रोपेरिटोनियल, स्प्लीन इज रेट्रो, तो मतलब रेट्रो का मतलब जो पीछे की तरफ होता है, आगे आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसको, पीछे की तरफ एग्जामिन करना पड़ता है, वो रेट्रोपेरिटोनियल। तो ये जो ओवरी होता है इस साइड में होता है हमारे, तो एकदम सेंटर में आगे की तरफ से, मतलब हो गया ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, चलो ठीक है। कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल, ओवरी में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है, क्यूबॉइडल सेल, जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं उसको। इसके दो पार्ट होते हैं, हमेशा कोई भी ऑर्गन या कोई भी ग्लैंड होती है उसके दो पार्ट होते हैं, और हमेशा उसके फिक्स नाम है, बाहर को कॉर्टेक्स, अंदर को मेडुला, और हमेशा ये फिक्स है, बाहर वाला हार्ड होता है और मेडुला सॉफ्ट होता है, तो ये रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी ग्लैंड होता है उसका बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला मेडुला होता है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका हो गया। चलो भाई, आउटर है बाहर वाला, अंदर वाला मेडुला, कॉर्टेक्स ट्यूनिका एल्बुजिनिया इसके अंदर होती है लेयर, मेडुला इसके अंदर एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, और एक हाइलस सेल पाई जाती है। कौन सी सेल, जो कि क्या करती है, मेल के टेस्टिस में लीडिंग सेल के होमोलोगस होती है। कौन सी सेल के होमोलोगस होती है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा सकते हैं आप लोग, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे ये करूं, मेरी मर मर्जी नहीं मर्जी बेवकूफ उल्टा मत बोलो, मेरी मर्जी। चल हाँ जी, क्या हुआ, बंद करवाना, अभी डॉक्टर पर जा रहा है, अभी डॉक्टर स्टार्ट करवाना, गर्मी लग रही, आप दौड़ते हुए आए होंगे भाई, सबको गर्मी लग रही क्या, इसका मतलब तुम्हारा सबको कंफ्यूजन है, मुझे नहीं लग रही, वो तो 36 पे चल रही। चलो अभी कोई आता है मैं उनको कहता हूँ, ठीक है, आप जो आता है मैं उसको कहता हूँ, ठीक है, मान लोगे ना ये बात। फोन मेरा लगता नहीं है, उठाता ही मेरा कोई फोन उठाता ही नहीं है, मैं जहाँ भी किसी को कॉल करता हूँ रॉन्ग नंबर, मैंने कहा कैंसिल भाई छोड़ो, इसलिए अभी कोई आने दो, अभी आपकी बात पहुंचा दी जाएगी हाईकमान तक, प्लीज डक्ट ऑन किया जाए, ठीक है। लिखो देखे, जो इंपॉर्टेंट है वही हाईलाइट करना, सारी चीजें ऐसे नहीं है हर कोई हाईलाइट करने बैठ जाओ, कल के दिन रिवीजन करने का बोले पूरे पूरे पढ़ने लग जाओ। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स, लीडिंग सेल्स और लेंथ साइट्स, बस जल्दी करो प्लीज। राहुल तू तो फास्ट लिखा कर बहुत, सबसे आगे बैठे, सबसे पहले लिखना चाहिए है, नहीं लिखेगा पहले, क्यों, क्या करा आज, जितना पढ़ा है उतना समझ में तो आ रहा है ना, नहीं आ रहा, ऐसा कभी नहीं होता कि समझ में ना आए, आ सकता है समझ में तो, क्या लेके आयो, अरे भाई थैंक यू सो मच, मैं 5 स्टार खाऊंगा, तुम स्टार देते रहना मुझे, थैंक यू भाई चॉकलेट के लिए, ओके, हमें हो गया क्या, आगे बढ़ सकते हैं प्लीज, प्लीज, हाँ ठीक है। लगभग 9 वीक के अराउंड एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो क्या 9 वीक में फीटस बोलेंगे उसको, 8 वीक तक एम्ब्रियो बोलते हैं, और 9 से 40 वीक तक क्या बोलते हैं, फीटस। तो लगभग फीटस की एज 9 8 वीक होती है, तब ओवरी का डेवलपमेंट हो जाता है कंप्लीट जेनिटल ट्रीज के थ्रू। अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछ ले, वैसे तो पूछेगा नहीं, आपको आंसर आ जाएगा कि ओवेरी यूट्रस के साथ में कनेक्ट रहता है कौन से लिगामेंट के थ्रू, ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू। अगर ओवेरियन लिगामेंट का दूसरा नाम पूछ ले तो आप बोल सकते हो इसको इनफंडिबुलरी पेल्विक या सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। तो जैसे ये ओवेरी है, ये यूट्रस है, इसके बीच में एक लिगामेंट होता है, उस लिगामेंट का नाम क्या है, लिगामेंट का नाम है इनफंडिबुलो पेल्विक सस्पेंसरी लिगामेंट, जो यूट्रस को ओवेरी के साथ में कनेक्ट करता है ताकि अच्छे से रहे वो दोनों। हो गया, मैं आगे बढ़ूं, बोल जाओ, इतना टाइम नहीं होता। नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे, विजुअलाइजेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, उसको क्या क्या नाम से जानते हैं बताओ। देखिए अगर आप लोग यूट्रस का विजुअलाइजेशन करते हो, उसका क्या नाम है, प्रोसीजर का नाम बताओ, क्या बोलोगे,
क्या बोलोगे उसको? हिस्टो, वाह क्या बात है, इतना टैलेंट कहाँ से आ रहा है? यूट्रस, सर्विक्स और फैलोपियन ट्यूब, इन तीनों का विजुअलाइजेशन को क्या बोलते हैं? हिस्टोसाल्पिंजोस्कोपी, हिस्टोसाल्पिंजोग्राफी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। हिस्टोसाल्पिंजोग्राफी या हिस्टोसाल्पिंजोस्कोपी, ठीक है, ये दोनों ऑर्गन। बाकी तो, और अगर वेजिना का विजुअलाइजेशन करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कॉल्पोस्कोपी, वेरी गुड। ये बात हुई ना काम की, क्योंकि वेजिना का दूसरा नाम होता है कॉल्प। तो इसमें आपने क्या लिखा? यूट्रस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, हिस्टोसाल्पिंजोग्राफी या हिस्टोसाल्पिंजोस्कोपी। तीनों बातें लिख दी। रेयर चीजें होती है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आता है, रेयर चीजों में से। कहां से रेयर होगी, अपन बात करते रहेंगे बीच बीच में, जो जो मौका मिलेगा। आगे बढ़े, थोड़ा ऐसा ना लिखने की, ऐसे यूं क्या बोलते हैं वो, लगना चाहिए कि हम 15 साल पढ़ के आए हैं। 15 साल बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा, 15-16 साल पढ़ के आए हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, देखो किधर लिखो, किधर यूं धड़ाधड़ दे दनादन, और हैंडराइटिंग अपने आप सेट हो जाती है इतने टाइम तक। अब कभी मन लगा के पढ़े नहीं, दूसरों की कॉपी लेके टाइम पास किया तो बात अलग है। और यहाँ कॉपी लेने से मामला नहीं होगा। तुम सोच रहे हो हम किसी और की कॉपी मांग के काम चला लेंगे? अगर आपके पास में बाई चांस नोट्स हो भी ना, तो भी बार बार रफ में लिखना है, आधे अधूरे लिखना, लेकिन लिखते रहना, लिखने से ज्यादा याद रहता है, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है वो लिख लिख के पढ़ा है, रफ कॉपियां भरी है। आपका अपना देखना, किसी को अगर बाई चांस बिना लिखे याद रहे तो ठीक है, बट लिखने से ज्यादा याद रहता है, मेरा पर्सनल ये मानना है। बाकी आपकी इच्छा है, अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। दूसरा है लाइनिंग एपिथेलियम, मतलब कौन सा टिश्यू कौन से ऑर्गन में पाया जाता है, ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ। यूट्रस में कौन सा होता है, सर्विक्स में कौन सा होता है, ओवरी में कौन सा होता है, और वेजाइना में कौन सा होता है, चारों लिखवा चुके हैं, शॉर्ट में लिख लेना, यहाँ पर ऐसे 4 लाइनें कर लो। यूट्रस लिख दो, सर्विक्स लिख दो, फैलोपियन ट्यूब लिख दो, और वेजाइना लिख दो, और छोड़ दो, घर जाके पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। और कंफ्यूज होना बहुत एग्जाम में दिक्कत देना है, तो जरूर लाइनिंग एपिथेलियम का मतलब कौन से चारों में से कौन से ऑर्गन में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, चारों लिखवा रखें। मैं बेवकूफ नहीं हूं जो वापस ये लाइन लिखी है, क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तुम कितना ही जोर लगाना भूल जाओगे, बिना रिवीजन के याद नहीं होता, इसलिए वापस लिखवाया था कि तुम हाईलाइट करके रखोगे, एग्जाम से पहले देख के जाओगे। टिश्यू की भी शॉर्ट ट्रिक होती है, कभी डिस्कस करेंगे हम लोग पूरे बॉडी के टिश्यू का भी, लेकिन आप भी इतना ही पढ़ो, अपन लोग चारों का पता है आपको, लिखे हुए हैं आपके, तो याद होना चाहिए। नहीं बता रहा मैं, लिख लोगे अपने आप। वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स और यूट्रस। फिर आता है सबसे लास्ट, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई कौन से ऑर्गन को याद रखना है सबसे पहले? यूट्रस, ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब या सर्विक्स लिख सकते हैं, और वेजाइना। किसी को याद हो तो बता दो, नहीं हो तो बेटर हो। किसी को याद है? इन चारों की याद रखनी है। किसी को याद है? नहीं याद है? अरे बेवकूफ, यूट्रस को ब्लड सप्लाई, यूटेराइन आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी की आगे ब्रांच होती है, इसको बोलते हैं स्पाइरल आर्टरी। और कई जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो ब्लड बहुत ज्यादा चाहिए होता है, काम नहीं चलता यूटेराइन, तो ओवेरियन आर्टरी भी मिलकर सप्लाई करती है। ओवेरियन आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, यूटेराइन आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है, तो लिख लो भाई फटाफट से। क्या लिखोगे? ओवेरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना और वुल्वा। ओवेरी को कुछ भी याद नहीं रखना, कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? ओवेरियन आर्टरी। यूट्रस को यूटेराइन आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी आगे किसमें बदल जाती है? स्पाइरल आर्टरी। स्पाइरल आर्टरी कितनी होती है यूट्रस में? 120 से लेकर 200 स्पाइरल आर्टरी होती है। यूटेराइन आर्टरी तो एक ही होती है। कैसे? छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ये यूट्रस है, इन्फीरियर वेना के पास ये आगे यूटेराइन आर्टरी, फिर ऐसे करके लगभग 120 से 200 के अराउंड ऐसी स्पाइरल आर्टरी होती है, जो यूट्रस के हर एक पार्ट को क्या बेचती है, इस तरह कनेक्शन कर दिया ऐसे, जैसे हमारे पानी का कनेक्शन होता है, घर में कनेक्शन है, अब घर में हम कितने टैप लगा लेते हैं, कहां कहां लगा लेते हैं, तो वो क्या होगा, स्पाइरल कनेक्शन हो गया वो। तो स्पाइरल आर्टरी कितनी होती है यूट्रस में? 120 से 200। यूटेराइन आर्टरी एक होती है। यूटेराइन आर्टरी में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, 70 to 80 mm ऑफ एचजी होता है। यूटेराइन आर्टरी का प्रेशर कितना होता है? 70 mm ऑफ एचजी। इसीलिए, और ब्लड का फ्लो आपको पता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होता है, हायर प्रेशर से लोअर, इसीलिए मदर का ब्लड बेबी को पहुंचता है, बिकॉज मदर के ब्लड हार्ट से आ रहा है, ज्यादा प्रेशर होता है, ये प्लेसेंटा में जाता है। अब फिर प्लेसेंटा में हम आगे पढ़ेंगे कैसे बेबी को पहुंचेगा। फैलोपियन ट्यूब है, ट्यूबुल आर्टरी। सर्विक्स में डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी, ब्रांच ऑफ यूटेराइन आर्टरी। सर्विक्स को सप्लाई यूटेराइन आर्टरी की एक ब्रांच है जिसका नाम है डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी, वो करती है। किसकी ब्रांच है? यूटेराइन आर्टरी की ब्रांच है। वेजाइना में 3 आर्टरियां मिलकर वेजाइना को सप्लाई करती है, वेजाइना सर्विक्स के पास भी है, वेजाइना यूरेथ्रा के पास भी है, क्योंकि सर्वाइकल ऑर्गन नहीं है, वेजाइना का ऑर्गन नहीं है, एक लेंथ है, कैनाल है। तो जब ऊपर की तरफ रहता है तो ऊपर वाले पार्ट को डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी जो सर्विक्स को सप्लाई करती है, फिर बीच में पुडेंटल आर्टरी, फिर मिडिल रेक्टल आर्टरी, क्योंकि रेक्टल के जस्ट आगे वेजाइना, तो मिडिल रेक्टल आर्टरी भी बीच में सप्लाई करती है, बाहर की तरफ पुडेंटल आर्टरी जो वुल्वा को सप्लाई करती है, वो सेम आर्टरी सप्लाई करती है। याद रखने का तरीका है, जैसे ये वेजाइना है और ये है रेक्टम, तो अब तो ये वजह का ऊपर वाला पार्ट ये क्या है, सर्विक्स, तो इसके आसपास तो कौन सप्लाई कर देगी? डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी। या कौन सप्लाई कर देगी? पुडेंटल आर्टरी। ये वजह का जो पोस्टीरियर पार्ट है, इसको सप्लाई कौन करेगी? जो इसको करेगी, इसको कौन करेगी? मिडिल रेक्टल आर्टरी। तो पोस्टीरियर साइड में रेक्टल आर्टरी एंड अपर साइड में डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी, और बाहर वाले साइड में पुडेंटल आर्टरी। रटना नहीं है, जो पास में है वो सप्लाई करेगा। ऊपर वाले पार्ट में कौन है पास में? सर्विक्स। तो सर्विक्स को कौन सी कर रही थी, याद करो, कौन सी कर रही थी? बस। और वल्वा किसको बोलते हैं? पुडेंटम को। तो पुडेंटम को कौन सप्लाई करती है? पुडेंटल आर्टरी। तो बाहर वाले पार्ट को वजना के आउटर कैनाल को कौन कर देगी? पुडेंटल आर्टरी। वजना के पोस्टीरियर सरफेस को कौन सप्लाई कर देगी? क्योंकि उसके पास में कौन है? रेक्टम, तो कौन कर देगी? मिडिल रेक्टल आर्टरी। बस, तीनों याद रखना। क्वेश्चन अगर आया बाई चांस तो एक्सेप्ट में आ सकता है कि कौन सी आर्टरी वेजिना को सप्लाई नहीं करती। ये तो होगी ब्लड सप्लाई। फैलोपियन ट्यूब में कुछ नहीं याद रखना, ट्यूबल आर्टरी इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। सर्विक्स में डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी, यूट्रस में यूटेराइन और ओवेरियन दोनों लिखने हैं, यूट्रस में यूटेराइन और ओवेरियन आर्टरी दोनों, और ओवेरी में ओनली ओवेरियन आर्टरी। हो गया क्या? सिंपल एकदम। ये ब्लड सप्लाई होगी, तो इंटरनल ऑर्गन पूरे हो गए, एक्सटर्नल ऑर्गन पूरे हो गए।
अब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, स्टडी होगी ऑर्गन की, अब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे, वहां से ओम निकलेगा, फिर हम ओवुलेशन पढ़ के फर्टिलाइजेशन पढ़ के प्रेगनेंसी की तरफ जाएंगे। डन? कुछ नहीं है, ये तो वो है ज्ञान, वो आपको बहुत ज्यादा है तो इसलिए मैं दे नहीं रहा। अब छोटी सी बात और है, दो तीन चीजें बाकी रह गई, अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन मेंस्ट्रुएशन साइकिल की तरफ जाते हैं। देखिएगा, ये यूरेथ्रा है सबसे आगे, ये वेजाइना है, ये यूट्रस है, ये ब्लैडर है, और ये रेक्टम है। तो ये क्या है कि यूट्रस है, ये क्या है भाई, इंटेस्टाइन है या रेक्टम है, जो भी है, इसके बीच में खाली जगह होती है थोड़ी सी, कहां पर? रेक्टम के आगे, यूट्रस के पीछे, उसका नाम क्या दूं? रेक्टो यूटेराइन पाउच, क्या नाम दे दूं? इसको बोल सकते हैं अपन लोग दूसरा नाम और, कुल डे सेक। क्या नाम है? सेक का मतलब ऐसा कोई भी जगह जहां पर पानी इकट्ठा होता है, उसका नाम दे दिया कुल डे सेक। किसी को बोल, एक डगलस नाम का कोई पर्सन था, उसने बोला, उसने समझाया इसके बारे में, तो इसी का तीसरा नाम क्या है? पाउच का मतलब ऐसी जगह जहां पे फ्लूइड इकट्ठा होता है, जैसे कोई पैकेट होता है उसको या पाउच बोलते हो, ठीक वैसे ही द पाउच ऑफ डगलस। इसके कितने नाम है? क्वेश्चन आता है पाउच ऑफ डगलस कहां है? यूट्रस के पीछे, रेक्टम के आगे, तो इसका नाम दे दिया रेक्टो, तो ये नाम से पता चल गया, रेक्टो यूटेराइन पाउच, कुल डे सेक या पाउच ऑफ डगलस। इसका क्या रोल है? नॉर्मली इसके अंदर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, जो नॉर्मल फीमेल है, जिसको पीआईडी नहीं है, क्या नहीं है? व्हाट इज पीआईडी? कोई भी इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, कोई क्रोनिक डिजीज नहीं है, तो उसमें 2 से 3 एमएल तक फ्लूइड इकट्ठा रहता है, जो कि नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, तो या तो उसको पीआईडी है, पीआईडी का मतलब आगे कुछ भी हो सकता है, पीआईडी की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। अगर पीआईडी, अगर कोई पूछ ले एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एग्जैक्ट कॉज क्या है, कुछ नहीं है, बस इतना पता है कि जिसको पहले से पीआईडी है, उसको कभी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, रिस्पेक्टर। तो अगर कोई को पीआईडी है, तो इसका मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये फ्लूइड का लेवल बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता? अगर पीआईडी होगी तो भी बढ़ सकता है कि नहीं? तो ये तो हो गया दो डिसऑर्डर की बात, कि नॉर्मली नॉर्मल से ज्यादा कब हो सकता है? जब ओवुलेशन होता है, उस टाइम 2-3 एमएल ज्यादा होता है, लेकिन नॉर्मल रहता है कितना है? 2 से 3 एमएल। तो हम कई बार फ्लूइड ज्यादा हो जाए, तो हमें इसकी स्टडी करनी है, तो हम क्या करेंगे? फ्लूइड को निकालेंगे, और फ्लूइड को निकालना, सिरिंज से निकालना क्या कहलाता है? सेंटेसिस। सेंटेसिस, सिरिंज से निकालना क्या कहलाता है? अगर हम थोरेसिक कैविटी से निकाले तो क्या बोलते हैं? थोरासेंटेसिस। अगर हम पेरिटोनियल कैविटी से निकाले तो क्या बोलते हैं? पैरासेंटेसिस। क्या बोलते हैं? अगर हम जॉइंट से निकालते तो क्या बोलते हैं? ऑर्थोसेंटेसिस। बोलते हैं कि नहीं बोलते? अगर हम स्पाइनल कॉर्ड से निकालते तो माइलोसेंटेसिस। समझ में आई बात? तो कुल मिला के बात यह है कि सिरिंज की सहायता से किसी कैविटी में से फ्लूइड निकालना सेंटेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एसाइटिस हो जाए, एसाइटिस का मैनेजमेंट क्या है? पैरासिंथेसिस। एसाइटिस का मतलब पेरिटोनियल कैविटी में प्रोटीन रिच कंटेंट का भर जाना, हम उसको निकालना पैरासिंथेसिस। तो एसाइटिस इज अ डिसऑर्डर, पैरासिंथेसिस इज अ प्रोसीजर। समझ में आ रही बात? तो ये कौन सा सेक है? कुल डे सेक। तो कुल डे सेक में से फ्लूइड निकालना, कुल डे सिंथेसिस। क्या नाम देंगे इस प्रोसीजर को? कुल डे सिंथेसिस। तो कल के दिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कुल डे सिंथेसिस क्या होता है, तो क्या लोगे? एस्पिरेट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम रेक्टो यूटेराइन पाउच, या पाउच ऑफ डगलस, या कुल डे सेक। भाई उस पाउच में से फ्लूइड को निकालना कुल डे सिंथेसिस कहलाता है। सिंपल है। क्वेश्चन आ जाए नॉर्मल से ज्यादा कब हो सकता है? पीआईडी में हो सकता है। पीआईडी का कोई एग्जांपल बता दो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या ये नॉर्मली भी ज्यादा हो सकता है? 2-3 एमएल ओवुलेशन के टाइम हो सकता है। समझ में आ गई बात? कितना है, जिसको रेक्टो यूटेराइन पाउच बोलते हैं, कोल्ड सैक बोलते हैं। और ये दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो वेजिनल कैनाल के थ्रू निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं भाई कॉल्प। वेजिनल का मतलब कॉल्प। तो क्या कर सकते हैं? वेजिनल के रूट के थ्रू निकाल सकते हैं, एक ट्रांसक्यूटेनियस, सीधा स्किन रैप्चर करके स्किन के अंदर से निकाल सकते हैं, यहीं से पंचर करके निकाल सकते हैं। तो दो तरीके से हो सकता है, ट्रांस एब्डोमिनल हो सकता है, या थ्रू द वेजिनल कैनाल, थ्रू द सर्वाइकल कैनाल हो सकता है। दो तरीके। समझ में आ गया कोल्ड सैक पूरा? सिंपल है, कुछ भी नहीं है, रटना नहीं है, अपने हिसाब से याद करना है। उल्टा नीचे ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रटने की कोशिश नहीं करनी है। क्या होता है, कब पढ़ सकता है और कैसे निकालते हैं? सिरिंज की सहायता से निकालते हैं, फिर उसकी साइटोलॉजिकल स्टडी होती है और भेजते हैं कि इसके अंदर कौन सी सेल है, क्या है, देखने के लिए। तो कोल्ड सैक या उसको डगलस पाउच, लगभग पोस्टीरियर वेजिनल सर्विस के नियर, लगभग 1 से 3 एमएल होता है। ओवुलेशन में थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। लोवेस्ट पार्ट ऑफ पेट्रोनियल कैविटी इन वुमेन इन सुपाइन पोजीशन इज अ कॉमन साइट फॉर स्प्लिट द पैथोलॉजी सच एज एसाइटिस, ट्यूमर, एंडोमेट्रोसिस, उसमें देखने को मिल सकता है। कोल्ड सैक को हम रेक्टो यूटेराइन पाउच भी बोलते हैं, याद लिख सकते हो यहीं पर। एक एग्जाम का क्वेश्चन बता देता हूं, एंडोमेट्रोसिस की कोई डेफिनेशन बता दो मुझे, इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी मैं किसी की नहीं पूछ रहा। एंडोमेट्रोसिस क्या होता है, छत पे लिख लो, इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन बताओ, कौन बताएगा मुझे? जोर से बोलना पड़ेगा, मेरे को आवाज नहीं आ रही। व्हाट द मीनिंग ऑफ एंडोमेट्रोसिस? आराम से लिख लो, फिर बता देना, बट बताना पड़ेगा। है क्या बोल रहे हो? इन्फ्लेमेशन, वो एंडोमेट्राइटिस होता है। मैं मेट्रोसिस इसलिए बोलता हूं, एग्जाम में गलत हो जाएगा। वेरी गुड। एंडोमेट्रियम कहां होना चाहिए? जहां उसकी जगह है। भाई यूट्रस के अंदर होना चाहिए, लेकिन अगर एंडोमेट्रियम यूट्रस के बाहर कहीं डेवलप हो जाए, तो डेवलप होना या ग्रोथ होने को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्रोलिफरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मैं लिखवा दूंगा क्या होता है एंडोमेट्रियम, पहले ये लिख लो नोट्स, फिर बता दूंगा। अभी लिखवाऊंगा ना, ठीक है? पुष्प, हाँ। लिखो, जल्दी लिखो प्लीज।
नोट्स अच्छे से बनाना प्लीज, ये बहुत काम की चीजें होती है। आपको लगता है ऐसे ही नोट्स है? बड़ी मेहनत से हमने इसको बनाया है, सोच समझ के कौन सी चीज कहाँ पर क्या रखनी है। अगर आपको लगता है ऐसे ही है तो फिर तो मत बनाना भाई। और लगता है कि नहीं बहुत जरूरी चीजें हैं, बहुत काम की चीजें हैं, तो बनाना। समझ गए ना? नोट्स बनाने हैं और अच्छे से बनाने हैं। तो मैं आगे बढ़ूं? प्लीज बोलो। इमेज देख लो एक बार, वैसे मैंने बता दी जैसे मेरे को डायग्राम आता है बेसिक से छोटा मोटा। जैसे यहाँ पर क्या है, इस साइड फेस है ऐसे, अब इस साइड तो सबसे आगे यूरेथ्रा, इसका मतलब ये ब्लेडर, ये सिंपाइसिस प्यूबिस बोन है, और ये है ब्लेडर, और ये है यूरेथ्रा, ये वेजिनल कैनाल, ये यूट्रस, और ये है रेक्टम, इसके बीच में ये जगह है। तो यूट्रस के पीछे और रेक्टम के आगे, इसके बीच वाली जगह को क्या नाम दे दिया? रेक्टो यूटेराइन पाउच। समझ में आ गई ना बात? तो कोल्डेसेंटेसिस क्या है? फ्लूइड निकालना। तो क्या बोल सकते हैं? पेरिटोनियल फ्लूइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल्डेसेंट spinal needle through the vaginal wall into the peritoneal cavity space to the pouch of Douglas creating the holes। vaginal root से निकालते हैं उसको colpotomy बोलते हैं, और सीधा भी निकाल सकते हैं। मोस्ट कॉमन साइट जो सीधा पंचर करके निकालते हैं वो हो सकती है तो कोल्पोटोमी भी हो सकता है, ट्रांस एब्डोमिनल भी हो सकता है ना। अच्छा, किसी को अगर ओवेरियन ट्यूमर है, ट्यूमर समझते हो, तो उसका मोस्ट कॉमन साइन क्या होगा? ऑप्शन दो, मेंस्ट्रुएशन एब्नॉर्मलिटी, हाइपरमेनोरिया, ऑप्शन ए मेंस्ट्रुएशन एब्नॉर्मलिटी, ऑप्शन बी हाइपरमेनोरिया, ऑप्शन सी मीनोरेजिया, ऑप्शन डी एब्डोमिनल डिस्टेंशन। मुख्तियार अली नाम है, क्या नाम है? तुम जो आंसर दोगे वो कभी राइट नहीं होगा। मैंने पूछा है तो सोच समझ के पूछा है, कभी सही नहीं होगा। तुम जो भी पूछा है ना तो समझ जाना कि 1 करोड़ रुपए का है सवाल। ना तो कोई मेनोरेजिया होगा, ना कोई मेंस्ट्रुएशन एब्नॉर्मलिटी होगी, ना कोई हाइपरमेनोरिया होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन उसका आंसर होगा। ओवेरियन ट्यूमर का क्लासिकल साइन एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तुम सोच रहे हाँ अच्छा हार्मोन इम्बैलेंस वो ये, दिल में हजार सवाल आए होंगे तुम्हारे ना, गलत हो गए तुम्हारे। हो गया ना? आगे बढ़ूं? तो भाई ये चित्र नहीं बनाना था, ठीक है ना? नो सर कहने से कुछ नहीं होगा, डायग्राम बनाने बैठ गए। नेक्स्ट देखो, पेल्विक फ्लोर। पेल्विक फ्लोर, पेल्विक फ्लोर का मतलब क्या है? पेल्विक फ्लोर कौन बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय पेल्विक फ्लोर? भाई ये पीछे वाला स्लाइड है बेवकूफ। सॉरी मैं बेवकूफ, मैं अपनी सारी गलती अपने सर पे लेता हूँ और पी जाता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है, अब तो ठीक है, अब तो आगे बढ़ू। अब सुनो एक बात, सुनो 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 सुनो, बढ़िया बात। पेल्विक फ्लोर कौन सा फ्लोर? एक बात है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कई बार हमें लगता है जब हम बेवकूफ हो जाते हैं तो हमें ये लगता है, जब इंसान को मैनिया हो जाता है ना तो उसको लगता है कि मैं लोगों का फ्यूचर बनाता हूँ। सबसे पहले बात ये, तो समझ रहा है उसको मैनिया हो रखा है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। उसको नहीं पता तू ये तेरे से भी बड़ी बहुत सारी दुनिया है। अगर मैं ये कहने लग जाऊँ कि नहीं हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तेरा खुद का क्या होगा कल पता नहीं है, तो हमें बोल रहे थे तू कुछ ऐसे मन में आ रहा होगा और बिल्कुल सही आ रहा है। तो कई बार लगता है ऐसा है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, क्यों? तेरे से नीचे भी कोई जमीन है, तेरे से ऊपर भी कोई जमीन है कि नहीं है? तो फ्लोर का यहाँ पर बेसिकली मेरा मीनिंग है कि कुछ लोग अपने से नीचे वाले फ्लोर में, कुछ अपने वाले फ्लोर में। तो पेल्विक फ्लोर का मतलब है वो एक लेयर, वो एक स्ट्रक्चर, वो एक मसल्स की लेयर जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अलग करती है। उसको पेल्विक डायफ्राम बोलते हैं या पेल्विक फ्लोर बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मसल्स की एक ग्रुप ऑफ मसल्स की एक लेयर जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करती है? अलग। जैसे आप ये छत है, हमारे लिए ये छत है, लेकिन हमारे ऊपर वाले के लिए क्या है? समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमारे लिए तो ये छत है क्योंकि हम इसके नीचे खड़े हैं, और ऊपर वाले के लिए क्या हो गया? फ्लोर। हुआ कि नहीं हुआ? बस वही बात है कि ये जैसे एग्जांपल के लिए ये वजाइना, ये सर्विक्स, ये यूट्रस, तो यहाँ पर बहुत सारी मसल्स का ग्रुप होता है ऐसे। इससे बाहर बात तो है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके ऊपर ऊपर है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मसल्स की एक लेयर जो कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इंटरनल रिप्रोडक्टिव बीच के फ्लोर का निर्माण करती है, उसको हम बोल देते हैं पेल्विक डायफ्राम या पेल्विक फ्लोर। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कीगल एक्सरसाइज क्या होता है, किसी ने सुना होगा क्या? कीगल या कैगल जो भी बोलते हो, कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज कुछ नहीं है, इसमें ये 5-7 मसल्स होती है। इसकी ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए, इसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने के लिए, पेल्विक मसल्स की, पेल्विक या फ्लोर की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड दिस। अब किसी पार्ट का एक्सरसाइज करते हुए पार्ट स्ट्रांग हो जाता है। जिम जाने वालों के बाइसेप्स ट्राइसेप्स ज्यादा होते हैं, ऑफ कोर्स ज्यादा होंगे, एक्सरसाइज करते हैं हमारे जैसे, हमारा न्यूट्रिशन लगता है जिम लगता है नहीं, सही बात है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जिस किसी पार्ट की एक्सरसाइज ज्यादा होती है वो पार्ट स्ट्रांग हो जाता है। तो कीगल एक्सरसाइज क्या होती है? पोस्टपार्टम पीरियड में पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज की जाती है, उसको कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। यस और नो? कीगल एक्सरसाइज कैसे की जाती है ये आपने पढ़ा होगा। जैसे कि मान लेना है कि मेरा प्लेटर भरा हुआ है, ब्लेडर होल्ड बॉल होल्ड टेक्निक को कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। चाहे ब्लेडर भरा हुआ नहीं है, मरीज को क्या करना है?
20 दिन में 20 बार सुबह, 20 बार दिन में और 20 बार शाम को, या 15 बार सुबह, 15 दिन में 3 बार कंटिन्यू 2-3 महीने करो तो इसका रिजल्ट आने लगता है। तो पोस्टपार्टम पीरियड में डॉक्टर बोलता है फीमेल को कि कीगल एक्सरसाइज करो ताकि आपके ऑर्गन है वो सारे वापस प्री प्रेग्नेंट स्टेज में जल्दी आएंगे, इन्वोल्यूशन सही होगा। तो कीगल एक्सरसाइज क्या होती है? ब्लेड होल्ड टेक्निक, बॉल होल्ड टेक्निक। आपको फील करना है कि मैं यूरिन रोक रही हूँ, मेल भी कर सकते हैं, फीमेल में इसका अलग रोल है, फीमेल में इसका अलग रोल है, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉल होल्डिंग टेक्निक। तो क्या करते हैं? बॉल होल्डिंग या ब्लेड होल्डिंग टेक्निक। इससे क्या होगा? फ्लो बढ़ेगा, ऐसे मसल्स ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, टोन आएगी, टोन ज्यादा आएगी, स्ट्रेंथनिंग होगी, और स्ट्रेंथनिंग होगी तो इन्वोल्यूशन जल्दी होता है। तो जो कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं वो इसी मसल्स की एक्सरसाइज है, इसी मसल्स की एक्सरसाइज है, इन्वोल्यूशन के लिए की जाती है। और किसी किसी को इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है उसमें भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं किसी को इनकॉन्टिनेंस का मतलब है यूरिन कंटिन्यू आता है, अपने कंट्रोल में नहीं रहता, उसमें भी कर सकते हैं। मेल में कीगल एक्सरसाइज का क्या रोल है? मेल में कीगल एक्सरसाइज इसलिए करवाई जाती है कि जिसको प्रीमेच्योर एजाकुलेशन है, सेक्सुअल स्टेमिना कम होना है, इसमें कीगल एक्सरसाइज से डिले एजाकुलेशन होता है, इसलिए मेल में ये रोल हो गया, फीमेल में पेल्विक फ्लोर की मसल्स स्ट्रेंथनिंग हो गया। अब आता है ये क्या होती है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेपरेट द पेल्विक कैविटी फ्रॉम द एनाटॉमिकल पेरिनियम। ऐसा एक ऑर्गन, ऐसा एक लेयर जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पेरिनियम को ऊपर वाले ऑर्गन से अलग करता है। पेरिनियम का मतलब आउटर ऑर्गन, भाई पेरिनियम का मतलब भी वुल्वा होता है, इसका मतलब पेरिनियम को पेल्विक कैविटी से अलग करने वाली एक ग्रुप ऑफ लेयर को बोलते हैं, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 3 सेट ऑफ मसल्स। पेल्विक फ्लोर में कितनी मसल्स होती है? 3 मसल्स होती है। कितनी होती है? तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? लीवेटर एनआई। क्या बोलते हैं? लीवेटर। तो तीनों का अलग अलग नाम पूछ ले तो यूबियोकॉक्सिस, इलियोकॉक्सिस, इस्चियोकॉक्सिस। यूबियोकॉक्सिस, इलियोकॉक्सिस, इस्चियोकॉक्सिस, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? लीवेटर एनआई। ये कैसी होती है? ये पंखे जैसी, फैन शेप की मसल ऐसी होती है, देखो यहां से ये ऑर्गन आ रहे हैं तो ये इस टाइप की होती है। तो ये कौन सी मसल होगी? फैन लाइक होगी, हैंग लाइक हैमक, ठीक है, ऐसे हैमक जैसे लटकी हुई होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट मसल ऑफ पेल्विक फ्लोर, ये पेल्विक फ्लोर की सबसे इंपोर्टेंट मसल्स होती है। कवर्ड बाय पेल्विक फेसिया, मसल्स के ऊपर की कवरिंग को हमेशा फेसिया बोलते हैं, तो ये फेसिया से कोई भी मसल से कवरिंग रहती है, ठीक है। ये मसल्स पेल्विक डायफ्राम को डेवलपमेंट करती है। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ यहाँ पे स्टार लगा देना कि पेल्विक डायफ्राम में कौन कौन सी 3 मसल, जिसको नाम बताओ। तो ये नाम क्या है? लेवेटर एनआई। एक क्वेश्चन ये लिखो, फिर मैं एक बात और बताता हूँ। ये अलग पेन से लिखना या फिर सेम पेन से लिख लो ये तीनों, इसके ऊपर कुछ गोला कर देना ऐसे, कोई और रीजन है इसका, लिखो ऐसे, इस्चियोकॉक्सिस के ऊपर क्या कर देना? गोला कर देना। तुम लिखो, लिखने पे ध्यान दो। आवाज नहीं आ रही, इतनी आवाज सस्ती है क्या हमारी? ऐसे ही आ जाए हर किसी को। हाँ, सर ने मुझे ऐसा बोला है कि जिस दिन, जैसे आपकी क्लास तो लगती है 2:30 से 7:30, बहुत सारे बच्चे बहुत चीजें पूछना चाहते हैं, बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है, कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, कौन सी चीज कब पढ़ना, कौन सी चीज छोड़ना, बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। शायद आपने जाके कुछ बोला ही होगा सर को, तो सर को कुछ लगा। तब सर ने मेरे को बोला जिस दिन आपकी ड्यूटी नहीं होती है या बाई चांस कोचिंग की छुट्टी होती है किसी कारण से, या ड्यूटी होती नहीं है, उस दिन रोजाना का 1 घंटा पहले सुबह टाइम डाल देंगे आपके ग्रुप में। 1 घंटे का आपका काउंसलिंग पर्सनल, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है टाइम बता देंगे कि आज अरे सर इतने बजे से इतने बजे तक आपको मिलेंगे नीचे, आप कोई भी प्रॉब्लम है आके पूछ सकते हो पढ़ने से रिलेटेड। ऐसे सर ने मेरे को बताया कि आपको ऐसा करना है। टाइम आपका सुबह बता देंगे जिस दिन होगा, रोजाना तो नहीं, महीने में 10-15 दिन तो अवेलेबल रहूंगा ही रहूंगा। रोजाना का 1-1.5 घंटा, जो भी आपकी कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेरी होगी पढ़ने से रिलेटेड, शेड्यूल नहीं बैठ पा रहा है या कुछ भी आपको कोई भी डाउट रिलेटेड टू द स्टडी कैसा भी, तो आप इंडिविजुअल आके मेरा चैम्बर है वहां पर, आप आराम से पूछ सकते हैं। सुबह आपको मैसेज आ जाएगा ग्रुप में कितने बजे तक आज सर काउंसलिंग के लिए अवेलेबल रहेंगे, उस टाइम आप आके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सबको लगा कुछ चीजों की आपको दिक्कतें आ रही है बहुत ज्यादा, जब क्लास होती है क्लास के बाद तुम डाउट लेके आते हो, उससे क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत सारी चीजें तुम बीच में डिस्टर्ब, एंजाइटी, कुछ बहुत सारी रीजन रहा होगा कुछ न कुछ। तब मेरे को ये बात बताइए कल, इसको देखते हैं, अपन कोशिश करेंगे आपकी एंजाइटी को कम करने के लिए, जितना हो सकता है हमसे हम करेंगे, ठीक है। हो गया। अब एक छोटा सा सवाल, मैंने यहाँ पर आपको एक गोला करवाया था, पता है ये गोला क्यों करवाया? बेवकूफ तो हूं नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लिवेटर एनआई में कौन कौन सी 3 मसल्स होती है? ऑप्शन ए, ये तीनों ए बी सी और डी में आ जाए ऑल ऑफ द अबव, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। और अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कौन सी मसल्स लिवेटर एनआई में नहीं आती है, डायरेक्ट यूटरस को सपोर्ट कौन सी मसल्स, या ऐसा क्वेश्चन आ जाए कौन सी मसल्स लिवेटर एनआई की, कौन सी मसल्स यूटरस को सपोर्ट नहीं करती, या कौन सी डायरेक्ट लिवेटर एनआई की मसल्स नहीं है, कौन सी नहीं है, तो देखो दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन सी है तो तीनों है, पूछ ले तीनों में से क्वेश्चन ही चेंज कर दे वो कि कौन सी नहीं है, तो ये दो तो है, ये इनडायरेक्ट सपोर्ट करती है।
तो यस में भी ध्यान रखना है कि अगर जब हाँ पूछे तो तीनों में हाँ कर देनी है, जब एक पूछ रहे कि कौन सी नहीं है तो ये डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करती है, डायरेक्ट मसल्स नहीं है, डायरेक्ट यूट्रस को सपोर्ट नहीं करती, थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर कोई टेढ़ी चीज होती है वो पूछ लेता है। तो यस आए तो तीनों यस करना है, और एक में बाई चांस को जैसे आ जाए तो एक हटा सकता है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ कि कौन सी डायरेक्ट लिवर एनआई की मसल्स नहीं है? यस और नो समझ में आ गई बात? अब एक क्वेश्चन जो बड़ा फेमस है, बड़ा फेमस क्वेश्चन ये है, सुनना और अच्छे से लिखना है। कुछ मसल्स होती है, ये इतनी मसल्स है, लगभग मसल्स है 1 2 3 4 5 6, क्या कौन कौन सी मसल्स, ये क्वेश्चन है, उसमें ये आंसर आएगा कौन सी एक्सेप्ट में आ सकता है। देखो क्वेश्चन क्या है, मतलब ये सारे राइट आंसर है सारे। क्वेश्चन मेरा ये है कि फॉलोइंग सेट ऑफ मसल्स आर अटैच्ड टू द पेरिनियल बॉडी, कि कौन कौन सी मसल्स पेरिनियल बॉडी के अटैच रहती है, ये सारी रहती है। सुनना पूरी बात, सेम आंसर है। एपिजियोटोमी की सबसे फेमस सवाल, ये फेमस है आज तक जो भी आया है कि एपिजियोटोमी में कौन कौन सी मसल्स कटती है, किस किस मसल्स का कट डाउन होता है, ये सारी होती है। कौन कौन सी मसल्स यूट्रस को सपोर्ट करती है, ये सारी करती है। तो आपको क्या याद रखना, ये सारी मसल्स यूट्रस को सपोर्ट करती है, ये सारी मसल्स एपिजियोटोमी के दौरान कट होती है, ये सारी मसल्स पेरिनियल बॉडी से डायरेक्टली अटैच रहती है। तो यहाँ पर मैंने नाम लिखा है लिवेटर एनाई, यहाँ पर जो ए बी सी डी ई एफ और जी ऑप्शन में आ जाए, कौन सा जी, और क्वेश्चन आ जाए फॉलोइंग सेट ऑफ मसल्स आर अटैच्ड टू द पेरिनियल बॉडी कट टू यूट्रस एक्सेप्ट, और जी के अंदर मैं लिख दूं क्या, ये। समझ में आया क्वेश्चन? तो इतनी सारी मसल्स, इतनी सारी एपिजियोटोमी में कटती है, कि कौन कौन सी मसल्स एपिजियोटोमी में कट होती है, ये सारी होती है। बल्बो स्पाइनो जस्ट बथोरियन ग्लैंड के पास में होती है, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल, पेरिनियल के ट्रांसवर्स में होती है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल अंदर की साइड होती है, एक्सटर्नल एनल स्पिक्टर, एनल स्पिक्टर के पास वाली मसल्स, यूरिनरी स्पिक्टर और लेवेटर एनाई में मोस्टली मैंने दो ही बताई आपको, क्योंकि इस चीज को हमने अलग मानना है फिलहाल। समझ में आ गई बात? तो समझ में आ गई आपको? मतलब तीनों का आंसर एक है कि पेरिनियल बॉडी के कौन सी टच होती, ये सब, एपिजियोटोमी के दौरान कौन सी करती, ये सब, यूट्रस को कौन सपोर्ट करती, ये सब, बस तीनों का आंसर सेम है, क्वेश्चन अलग अलग है, आंसर सेम है तीनों, आराम से लिखना है। चलो हो गया क्या है, आगे बढ़ सकते हैं? ओके, हाँ, बैक बैक हो गया, मत फिस आगे बोल जाना, जल्दी बोलो फटाफट, गाड़ी रोकेगी नहीं अब, दुनिया चले गाड़ी, मैं चलूं पिछाड़ी, चले। ओके, अब आता है पेरिनियम। अच्छा पेरिनियम कितने टाइप का होता है राजू, बोल जा, कौन कौन सा? एक एनाटॉमिकल पेरिनियम और एक ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम। पेरिनियम कितने टाइप का? एनाटॉमिकल पेरिनियम का कोई रोल नहीं है, बस दो बातें याद रखनी है। अब देखो सुनना है, आराम से, कोई लिखेगा नहीं, आराम से अपन बात करेंगे। पहला क्या लिखा है, एनाटॉमिकल पेरिनियम। एनाटॉमिकल पेरिनियम का मीनिंग क्या है, इज बाउंडेड अबव बाय द इंफीरियर सरफेस ऑफ द, पहले पढ़ना है फिर मैं समझा दूंगा। बाउंडेड अबव बाय द इंफीरियर सरफेस ऑफ द पेल्विक फ्लोर, बिलो बाय द स्किन बिटवीन द बटक्स, मतलब इनर थाई की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, इनर थाई की। इसके एंटीरियर में कौन है, सिम्फाइसिस प्यूबिस, इसके लेटरल में कौन है, इस्टियल ट्यूबरोसिटी, और इसके पोस्टीरियर में कौन है, लास्ट पॉइंट ऑफ द कॉक्सिस। ये हो गया आपका एनाटॉमिकल पेरिनियम। तो एक चीज बताऊं आपको, सिंपल सिंपल, एकदम सिंपल, कि ये सिम्फाइसिस प्यूबिस बोन है, और ये इनर थाई एग्जांपल के लिए, ये लास्ट सिटिंग पॉइंट है, हम जहाँ बैठते हैं, ये एनस है, ये वेजिनल कैनाल है, ये यूरेथ्रा है, और ये क्लाइटोरिस है। अगर मैं सीधी सीधी बात बताऊं सिंपल तरीके से, तो आपका मीनिंग ये हुआ कि ये पूरा पार्ट कौन सा पेरिनियम हुआ, एनाटॉमिकल पेरिनियम। एनाटॉमिकल पेरिनियम का मीनिंग क्या हुआ कि यहां से स्टार्ट होगा, साइड यहां से लेके लास्ट सिटिंग कॉक्सिस पॉइंट तक पूरा पेरिनियम कौन सा हुआ। तो कुल मिला के जो नॉर्मली आप एग्जाम में पढ़ते हो फर्स्ट ईयर में पेरिनियम, वो है एनाटॉमिकल पेरिनियम। वो कौन सा पेरिनियम है, यहां से स्टार्ट होगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे से लेके ये इनर थाई, ये दोनों माना कि इनर थाई, फिर यहां से वापस लास्ट सिटिंग कॉक्सिस तक जाएगा, ये पूरा पेरिनियम कौन सा हो गया, एनाटॉमिकल पेरिनियम। पूरा पॉइंट कौन सा पेरिनियम हो गया, पूरे जनरल ऑर्गन कवर होते हैं, उसको पेरिनियम को क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल पेरिनियम। इसके मैं दो पार्ट कर लेता हूं, कितने बात कर लूं, तो कितने ट्रायंगल होंगे, तो एनाटॉमिकल पेरिनियम के कितने ट्रायंगल होते हैं, ऊपर वाले को क्या बोल देंगे, एंटीरियर ट्रायंगल, क्या बोल देंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ है तो इसको बोल देंगे एंटीरियर ट्रायंगल, सिर्फ सुनना है। इसको क्या बोल देंगे, पोस्टीरियर ट्रायंगल। क्या समझ में आई बात? एंटीरियर ट्रायंगल को यूरोजेनाइटल ट्रायंगल, क्यों, एंटीरियर ट्रायंगल को यूरोजेनाइटल ट्रायंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें यूरिनरी ओपनिंग होती है, जेनाइटल ओपनिंग होती है। तो एंटीरियर ट्रायंगल को ये है यूरेथ्रा और ये है वेजिना,
तो एंटीरियर ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? यूरोजेनाइटल ट्रायंगल। इसका दूसरा नाम क्या है? यूरोजेनाइटल ट्रायंगल। पोस्टीरियर ट्रायंगल को एनल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें क्या है? तो पोस्टीरियर ट्रायंगल को, इस पूरे पोस्टीरियर ट्रायंगल को हम जिस नाम से जानते हैं उसका नाम है एनल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? आप भी किसी को डाउट है क्या? यस और नो? इसको बोलते हैं यूरोजेनाइटल। क्यों? क्योंकि ये यूरिनरी, ये जेनाइटल ओपनिंग। ये लास्ट पॉइंट किसको बोलते हैं? कॉक्सिस। इधर कौन है? इनर थाई। इधर कौन है? सिंपल प्यूबिस के नीचे वाला, मतलब ये मॉन्स प्यूबिस से कवर कर लो आप सीधा। आप ऐसा मान लो कि ये मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया है, यहां से लेके ये लास्ट कॉक्सिस तक का पूरा पॉइंट क्या हो गया? एनाटॉमिकल। क्या समझ में आया आपको? तो इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल। तो एनाटॉमिकल पर दो ही बातें याद रखनी, एंटीरियर ट्रायंगल, पोस्टीरियर ट्रायंगल। एंटीरियर में दो ओपनिंग इसलिए नाम हो गया यूरोजेनाइटल, पोस्टीरियर में एक ओपनिंग इसलिए नाम हो गया एनल ट्रायंगल। कोई डाउट? तो ले लो, ये बात लिखो, अपनी लैंग्वेज में समझना है, फिर अच्छे से लिखना है। और पूरा का पूरा कैसे शेप का हो गया? डायमंड शेप का हो गया। लिख लिया क्या? क्या लिख रहे हो? जल्दी लिखो। याद होता है पढ़ा है वो पूरा? रिवीजन करते हो पक्का? ये मैं देखूंगा आज। हाँ, चलो हो गया। सर्वाइकल सेल होती है ना, सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल चैनल्स होते हैं ना? नहीं, तो बार्थोलियन सीक्रेशन होता है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना बार्थोलियन। लिख लिया क्या? आगे बढ़ो। समझ में आया पूरा? कोई डाउट थोड़ी है, होना भी नहीं चाहिए। जो लाइन लिखी हुई है वो पूरी बता दी 5 बार, अब क्या डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं? देखो इधर ध्यान देना थोड़ा अच्छे से। ये है एनाटॉमिकल पेरिनियम, सुनना। ये कौन सा पेरिनियम है? तो डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमिकल पेरिनियम एंड ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम, क्या डिफरेंस है? हेलो मिस्टर, डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमिकल पेरिनियम एंड ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम, क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? एनाटॉमिकल पेरिनियम ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम का पार्ट है या ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम एनाटॉमिकल पेरिनियम का पार्ट है? गुड। ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम एनाटॉमिकल पेरिनियम का पार्ट है। इसका मतलब एनाटॉमिकल पेरिनियम इज होल पेरिनियम, उसका कुछ पार्ट क्या कहलाता है? वो सेंटर में होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेंट्रल पार्ट ऑफ द पेरिनियम, या सेंट्रल में होता है उसको बॉडी बोलते हैं, सेंट्रल या बॉडी ऑफ द पेरिनियम। तो कुल मिला के क्या याद रखना है आप सुनना। ये कौन सा पेरिनियम है? एनाटॉमिकल। तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग, ये वजाइनल ओपनिंग, और ये एनल ओपनिंग। कितना समझ आ गया? आपको एपिजियोटॉमी पता है? एपिजियोटॉमी में कट वजाइना के पोस्टीरियर सरफेस लगता है, एंटीरियर सरफेस पे? भाई कट यहाँ थोड़ी लगता है, कट यहाँ लगता है। इसका मतलब या तो लगेगा एकदम मीडियल, या लगेगा मीडियो लेटरल, या लगेगा लेटरल, या लगेगा जे शेप। 4 टाइप की होती है। कुल मिला के बात यह है कि कट वेजाइना और एनस के बीच में लगता है। कुल मिला के एपिजियोटॉमी में कट कहाँ लगता है? वेजाइना से लेकर एनस की साइड, लेटरल हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम क्या है? एनाटॉमिकल पेरिनियम का वो पार्ट जिसका लेबर में रोल होता है, उस पार्ट को ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम। ऑब्स्टेटिकल मतलब क्या है? लेबर। एनाटॉमिकल पेरिनियम का वो पार्ट जिसका लेबर में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। तो कहां से कहां तक? वेजाइना और एनस के बीच का जो पेरिनियम होता है उसको बोलते हैं ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम। याद रहेगा? The space between the posterior surface of vagina to the anus, एनल ओपनिंग और वेजिनल ओपनिंग के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम। इसके दो नाम और है। क्या ये पूरे पेरिनियम का सेंटर पार्ट नहीं है? लगभग ऑलमोस्ट। इसी को बोलते हैं पेरिनियल बॉडी, इसी को बोलते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ पेरिनियम। ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका लेबर में रोल है। क्या एपिजियोटॉमी या तो करता है या अपने आप लेसिनेशन होता है, कुछ भी हो, कट यही लगता है।
इसीलिए इसको बोलते हैं ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम, सेंट्रल पार्ट ऑफ पेरिनियम। पेरिनियम बॉडी इसकी साइज होती है 4 × 4 सेंटीमीटर, डायमंड शेप का होता है। साइज याद रखना है, 4 × 4 याद रखना है, जगह याद रखनी है, वेजाइना से लेके एनस के बीच की जगह, तीन ही बातें याद रखनी है। और तो इसके दूसरे नाम है पेरिनियल बॉडी और सेंट्रल पार्ट ऑफ पेरिनियम। पांच के अलावा छठी बात याद नहीं रखनी है। समझ में आ गया? ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम समझ में आ गया? इसके दो नाम याद पता चल गए, पेरिनियल बॉडी और सेंट्रल पार्ट ऑफ पेरिनियम। कितने सेंटीमीटर का? 4 × 4 सेंटीमीटर का, डायमंड शेप का, वेजाइना के पोस्टीरियर सर्फेस से लेके एनस तक, क्योंकि इसका चाइल्ड बर्थ में रोल है, इसलिए इसका नाम ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम है। खत्म? ओके। साइनोडर्म्स का मतलब सेम नाम, पेरिनियल बॉडी या सेंट्रल पॉइंट ऑफ पेरिनियम, पिरामिडल शेप का, वेजाइना और एनल कैनाल के बीच में 4 × 4 सेंटीमीटर। चाइल्ड बर्थ के दौरान इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, या फिर एपिजियोटोमी में इसी जगह कट लगाते हैं। बस याद हो गया आपको बहुत अच्छे से, ये बीच वाली जगह, ये इसी का नाम पड़ गया ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम। बस जितनी बातें सब लिखी हुई थी पूरी पूरी आपको समझा दी गई है। आप अपने हिसाब से कैसे भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है लाइन सीखना, जैसे आपको सूटेबल हो वैसे लिखो। याद होना चाहिए, सारे पॉइंट अलग अलग है, एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए ऊपर नीचे लिख सकते हो। एपिजियोटोमी कौन से नंबर का टीयर है? पेरिनियल टीयर चार टाइप के होते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड मतलब डिग्री नंबर 1, ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4। पेरिनियल टीयर कौन सा मतलब एपिजियोटोमी कौन सा पेरिनियल टीयर है? चार टाइप के होते हैं ना पेरिनियल टीयर। ग्रेड 2, वेरी गुड, ग्रेड 2 हम पढ़ेंगे पेरिनियल टीयर बाद में, बस याद रखना उस टाइम। पेरिनियल जो एपिजियोटोमी होता है ग्रेड 2 पेरिनियल टीयर होता है। ग्रेड 3 क्या होता है? ग्रेड 3 क्या होता है? जोर से बोले बिना मुझे पता थोड़ी चलेगा है, ऐसे पता नहीं चलता, तुम हवाबाजी कर रहे हो। वो पता है नॉन सेट है, और पेरिनियल टीयर का क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हारा पढ़ रखा होगा फिर भी गलत हो जाएगा। इतना इंटेलिजेंट है वो नॉन सेट, डेली हम सब इसका बाप है। ट्यूशन छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि पढ़ा रखा है, छोड़ नहीं सकते। वो बोलेगा ग्रेड 3 पेरिनियल टीयर इज, ऐसे फंसाएगा तुम्हें, तुम छोड़ ट्यूशन पढ़ते ही तुम्हें बोलेगा आ गया आंसर, ऑप्शन में जाओ, ऐसे कंफ्यूज करेगा भाई। ऐसे धुआंधार अभी किया ग्रेड 2 में, अभी नॉन सेट में ग्रेड 2 में कंफ्यूज किया, वो करता है। आप सही नहीं, आपको लगता है मेरे 80% जाती है, मेरी जाती है 55%, और सबको 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी 55 कैसे जा रही भाई? सबको आ रहे हैं 100 में से 70 क्वेश्चन, फिर भी मेरे कितनी गई? 56%, 57, 58, 59। क्यों? आपने सही किया, उधर किसी ने काट काट के गलत कर दिए, ऐसा हुआ? ऐसा नहीं होता, पता ही नहीं चलता 10 में से 4 कब गलत हो गए। 10 में से 4 गलत होते हैं, और 10 में से आप 9 क्वेश्चन करते हो, कितने नंबर आएंगे? मैं बताओ, 10 में से 9 क्वेश्चन आपने किए और 4 गलत हो गए, या चलो 10 में से आपने 9 क्वेश्चन किए, 3 गलत हो गए सिर्फ, आपके कितने परसेंटेज बनेंगे? हाँ 3 गलत हो गए, और 3 गलत पता ही नहीं चाहिए, आप छोड़ दोगे, मेरी गारंटी छोड़नी पड़ेगा, 10 में से 1 छोड़ना पड़ेगा। 3 गलत तो पता ही नहीं चला आपको, कितने नंबर आएंगे? कितने परसेंटेज बनेंगे इतना बता दो? फिक्स 50% बनेंगे। फिर बोलते मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? अरे भाई इसलिए नहीं हुआ कि सिलेक्शन के लिए 60% नंबर, एक क्वेश्चन और चाहिए था। आपको सिलेक्ट होना है तो हर 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन राइट करते, और अगर आप एक क्वेश्चन और राइट करते तो कितने नंबर आते? चुप रहना, यही गलतफहमी है, 6 नहीं आते, 6.33 आते, 6 नहीं आते, सीधा 1.33 बढ़ता। बताओ क्यों? एक तो सही किया हो, एक गलत का 0.33 कटा है, तो आपके परसेंटेज बनते 63, और किसी भी पेपर में आज तक 63 मेरिट नहीं रही। तो सिर्फ हर बंदा 10 में से एक क्वेश्चन ज्यादा गलत करता है, इस वजह से पीछे रहता है। 10 में से एक ज्यादा नहीं, और 10 में से एक भी कैसे गलत होता है वो भी सुन लो, सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, भुगत भोगी हम इसलिए कह रहे हैं, पता नहीं चलता कब हो गया गलत। बैठो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक क्वेश्चन इतना टफ आएगा कि आपने सुना ही नहीं है, उसको मैं काट देता हूं। माना कि क्वेश्चन नंबर 8 आपने पढ़ते ही देख लिया कि मुझे करना ही नहीं है, करोगे इतना छोड़ना ही पड़ेगा, 100 में से 10 तो छोड़ते ही है, तो माना कि 8 नंबर आपने छोड़ दिया। अब आपके 3 कब गलत होंगे देखना, 3 गलत होते आपके नंबर आएंगे ओनली 50%, 50 मतलब आधे, 200 के पेपर में 100 नंबर आएंगे, कैसे देखना? पहला क्वेश्चन आएगा नॉर्मल बीपी कितनी होती है, दूसरा क्वेश्चन आएगा क्रेनियल बोन कितनी होती है, आप हंसोगे नॉर्थ साइड के ऊपर, बेवकूफ कितना इजी पूछता है, बीपी मुझे पता नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आएगा इंटरकोस्टल मसल्स कितनी होती है, आप जल्दी में 12, ये कितना इजी, आपको लगा ही नहीं कि मेरा गलत है, तो आपका पहला सही है क्योंकि नॉर्मल बीपी का क्वेश्चन था। दूसरा आपका सही है क्रेनियल नर्व कितनी है, तीसरा क्वेश्चन इंटरकोस्टल कितनी होती है, आपने बोल दिया बड़ा बहुत अच्छे से याद है, मैंने पढ़ रखा है, परसों, ये आपकी तरफ से सही है, आपकी तरफ से सही है, आपको लगेगा मेरा तो कोई गलत कर ही नहीं सकता, ये सही, 3 में से सही 3। चौथा क्वेश्चन ऐसे कुछ आएगा, टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन, माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है, आपने उसको एंट्रोपोनियम रख दिया, पेशेंट को सिम्टम्स और ज्यादा सीवियर हो गए, बताइए बेड साइड कौन सा इंजेक्शन रखना चाहिए था? ऑप्शन ए, रुक लो सुन लो,
ऑप्शन ए, क्वेश्चन एक तो नीचे है, ऑप्शन ए कोलिनर्जिक, ऑप्शन बी टेंसिलॉन, ऑप्शन सी कोलिनस्टरेज, ऑप्शन डी कुछ और नाम दे देगा, बताओ तीनों में से। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग रखना पड़ता है, और एंटी कोलिनर्जिक को कोलिनस्टरेज बोलते हैं, मतलब उल्टा बोलते हैं। कोलिनर्जिक को कोलिनस्टरेज नहीं बोलते, एंटी कोलिनर्जिक को कोलिनस्टरेज बोलते हैं, उल्टा नाम याद रखना। एंटी हटाओ, पीछे एज लाओ, उसमें तुम बोलोगे प्रत्येक आंसर आ जाएगा, ठीक है हाँ ये तो याद होगा, लेकिन उसमें एक ऑप्शन होगा एंटी कोलिनस्टरेज, एक में होगा कोलिनस्टरेज। तुम्हें याद रहेगा कि माइस्थेनिया ग्रेविस का एंटीडोट होता है एंटी कोलिनर्जिक, तो तुम एज भूल जाओगे, एंटी याद रहेगा, तो तुम तुरंत कर दोगे एंटी कोलिनस्टरेज, और तुम्हारा हो गया गलत। तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे पांच चारों में से चारों सही है, लेकिन तुम्हारे चार में से कितने गलत हो चुके हैं? दो, पता नहीं चला आपके हिसाब से। फिर पांचवा क्वेश्चन एकदम इजी, सबसे लंबी बॉन्ड कौन सी? आप हंसोगे, कितना इजी पेपर है, पांच में से पांच सही है मेरे। अब छठा क्वेश्चन कब है, कौन सा आंसर करूं? क्वेश्चन आएगा ईपीएस में एंटीडोट में कौन सी ड्रग देते हैं? आंसर आएगा ड्रग ऑफ चॉइस ट्राइएक्सिपेनाड्रिल। क्या है? ट्राइएक्सिपेनाड्रिल। एग्जांपल के लिए आप बोलोगे यार याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, आप बोलोगे इसमें आपने माना कि कुछ और भर दिया, आपको लगेगा कि इसमें मेरा क्या है, डाउट है, आपने कुछ और भर दिया, आपको लगा इसमें मेरा डाउट है, आपका सातवां भी सही, आपका नौवां सही, 10वें में आपने तुक्का लगाया और सही हो गया। आप बोलोगे 10 में से एक छोटा है, एक में डाउट है, कोई नहीं हो सकता सिलेक्शन। आपको क्या लगेगा? 10 में से एक छोटा है, एक में डाउट है, और कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता, और तुक्का सही हो गया तो 10 में से 9 सही है। पर आपकी हकीकत यह है कि 10 में से एक छोटा हुआ है, पीछे बचे 9, 9 में से आपके 3 गलत हो चुके हैं, सही हुए 6, 3 का एक नंबर कट गया, तो नंबर आए 10 5 में से। ये होता है कि नहीं होता? ये होता है कि नहीं होता? आपको क्या करना था, या कोई भी इजी क्वेश्चन आए उसको आगे फाड़ के 3 बार देखना है। अगर आप एक क्वेश्चन सही कर लो कोई, इसको आपने तुरंत पढ़ते ही आंसर दे दिया, 2 बार नहीं पढ़ा, इंटरकोस्टल, अच्छा दिमाग आराम, जो इजी है उसमें आगे फाड़नी है, हार्ड में नहीं फाड़ी, छोड़ दो, हार्ड का मतलब छोड़ दो, नहीं है छोड़ दो, इजी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, देखना है क्या पूछा, बेवकूफ तो नहीं बना रहा, फाड़ो तो नहीं बता रहा मैं ये। अब आपको क्या करना, इन दोनों में से कोई एक सही करना था, दोनों में से एक सही करो तो प्लस एक, और एक सही होगा तो प्लस 3 और क्वेश्चन नंबर आ जाए 10 में से 6.33, 100 में से 63, किसी की मेरिट लिस्ट आज तक नहीं रही, सिलेक्शन हो गया। ऐसे ही होता है सिलेक्शन। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ज्यादा अच्छे से उसने पढ़ाई रखी है, तो उसका डाउट वाला भी सही हो सकता है, उसको कॉन्सेप्ट याद है, तो उसके नंबर आएंगे 75%, और टॉपर के कितने बनते हैं? 75। तो कोई टॉपर कोई ऊपर भगवान का अवतार थोड़ी है, आप में से निकलेगा कोई, क्यों? क्योंकि उसका एक्स्ट्रा अलर्ट है, वो जो ही कोई टिपिकल चीज आएगी उसको आराम से देखेगा, सुन देखेगा। हर 15 मिनट में एग्जाम देते समय बीच बीच में ब्रेक लेना है, इसलिए आपका माइंड बिल्डअप होगा, माइंड बूस्टअप होगा, हर 15 मिनट से ब्रेक लेना, 1 मिनट का रिलैक्स होना है, याद करना है पुरानी बातों को, अच्छा हमने पढ़ रखा, सही जा रहा हमारा। अगर आपने ब्रेक नहीं लिया आप चूक जाओगे, आप आता हुआ गलत करोगे। क्वेश्चन आता है मिल्क सिक्रेशन कौन से हार्मोन की वजह से होता है? ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी थायरोग्लोबुलिन, ऑप्शन डी T3। अब तुम फंस जाओगे, आप बोलोगे प्रोटेक्शन तो प्रोलैक्टिन की वजह से होता है, सीक्रेशन ऑक्सीटोसिन की वजह से, तुम ये करोगे, उस समय माइंड काम नहीं करता। लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हर 15 मिनट से ब्रेक लेगा, आपका माइंड में ऑक्सीजन जा रही होगी, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आप तुरंत बोल दोगे कि चाहे सीक्रेशन पूछे, चाहे सिंथेसिस पूछे, चाहे फॉर्मेशन पूछे, चाहे प्रोडक्शन पूछे, चारों का मीनिंग प्रोलैक्टिन है। ऑक्सीटोसिन का काम है सिर्फ मिल्क को बाहर निकालना, इजेक्शंस, लेट डाउन रिफ्लेक्स, मिल्क बनाने में इसका कोई रोल नहीं है। समझ में? छोटा सा क्वेश्चन है, एक तो नीचे है, आपको लगता होगा ना ये खड़े MgSO4 का एंटीडोट क्या है? भाई कैल्शियम ग्लूकोनेट MgSO4, MgSO4 ये सब में गलत कर रखा है, और जिस समय मैं पढ़ाता था उस समय गलत कर रखा है। जोधपुर एम्स पेपर था 2020 फरवरी में, मैं यहाँ आता था पढ़ाने, 1 साल हो गया था उस टाइम ही पढ़ाते हुए, यहाँ जेएनसी में 19 में पढ़ाना यहाँ से स्टार्ट किया था, दिल्ली से आता था पढ़ाने। उस समय क्वेश्चन पहला पेपर देखा, पहला क्वेश्चन है इतना इजी, बेवकूफ, हर बार आता है प्रोटामिन सल्फेट, ये सोचो आप। और मैंने वापस और पेपर कर लिया, मेरा 3 घंटे का पेपर था, 180 क्वेश्चन आते थे उस टाइम, 2 घंटे में पूरा 1 घंटा फ्री बैठा रहा, रिवाइज किया 10 बार, लेकिन हर बार स्टार्ट कहां से किया? 2 नंबर से, पहला तेरा बेवकूफ सवाल था, छोड़, हर बार स्टार्ट कहां से किया? 2 से। सोचो आप, और बाहर निकलते जब आपस में डिस्कशन होता है, फोन पे बात होती है दोस्तों से, क्या सबको ये पता था सिलेक्शन हो गई, मेरिट निकालने के लिए मेरे को फोन कर रहे हैं, कभी इनके पेपर के लेवल पे बता देंगे कि मेरिट कैसी रहेगी। मेरे को बोला कैसा क्या पेपर हुआ, मैंने कहा ठीक हुआ, फिर भी क्या लग रहा है, मैंने कहा सही लग रहा है। ये पहला क्वेश्चन कौन सा है, मैंने कहा बेवकूफ सवाल है रे, तो यार कितना इजी पूछ लिया, एमजीएसओ का कैल्शियम ग्लूकोनेट, मैंने कहा बोले ऐसा होता है। हालांकि रैंक में नो डाउट बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी गलत हुए हैं। सोच लो आप, क्योंकि बाकी बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे सही होंगे, रीजन क्या है, तो गलत हर किसी के होंगे आते हुए 2-3। आपका कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार पढ़ के किसी का आंसर नहीं देना है, पहली नजर में कोई भी वफादार हर कोई दिख सकता है, हाँ पहली नजर में वफादार दिखता है, इसके जैसा कोई नहीं है, दूर से भगवान दिखता है, जैसे हंस के बात करता है तो लगता है कितना अच्छा है, साथ हो तो पता चला इसके अंदर बहुत, हाँ सच है, ये दूर से हर कोई अच्छा दिखता है, आप इन्हें यूट्यूब पे देखोगे आपको अच्छे से नजर आएंगे, बेचारा हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, ओ माय गॉड, होता है ऐसा, ऐसा ही होता है। अली साहब को बोलते हैं ना पेपर में, तो फिर मैं कह रहा हूँ सीधी सी बात है, ऐसा कुछ नहीं, इसलिए बार बार पढ़ो, बार बार, तब समझ में आता है इसका राइट आंसर क्या है। एक बार में नहीं आता, एक बार में जो है उसका वो आंसर नहीं है, कभी नॉन सेट है 10 क्वेश्चन तो ऐसे देगा तुम्हारा आते हुए गलत हो जाएंगे, इतना गंदा ऑप्शन देते हैं वो, फंसाते हैं भाई, बहुत फंसाते हैं, छोड़ नहीं सकते तुम, फंसाते हैं वो, वन वे रास्ता है। नॉन सेट की तैयारी करने वाला इजीली तैयारी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि हर बार जो छोड़ने का मन करे वो क्वेश्चन आ जाता है, बार यूट्यूब पे आ जाते हैं हमारे जैसे लेके, बहुत इजी आया पेपर, 40 क्वेश्चन लेके आ जाते हैं हम बार, पेपर आया 100 का 40 लेके आ जाते हैं। नॉर्मल बीपी कितना, सबसे छोटी बोन कौन सी, सिस्टेमोइड कैसी होती है, बताइए कौन सी मूवमेंट करती है बोन, ऐसे करके क्वेश्चन लेके आ जाते हैं हम बार। आप तैयारी छोड़ो, वापस स्टार्ट हो जाओ, अरे बेवकूफ एक बार मस्त पढ़ाई करो घोट के, मस्त घोट के एक बार कर लो, फिर कैसा ही पेपर आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी आओ, रेलवे का हो चाहिए सका हो, सबका क्वेश्चन पैटर्न एक है, बस नॉन सेट में थोड़ा जैसे सीधा क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन अगर बात करें कि एमजी एसोफोर का एंटीडोट क्या है, कैसे हो गया, ये सही का सवाल, डीएसएसबी और रेलवे का क्वेश्चन,
नॉन सेट में कैसे आएगा? आप एक वार्ड में काम कर रहे हैं, एक पेशेंट है जिसको कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया था, 10% दिया था, 10 ml दिया था, आईवी दिया था, ऐसा हमें लगता है कि कैल्शियम की टॉक्सिसिटी उठ चुकी है, उससे पेशेंट को ऐसे कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो रहे हैं, तो बताइए हम कौन सा इंजेक्शन बेड साइड रखेंगे? तो सीधा ही पूछ ले। वो फालतू इधर उधर घुमा के पूछता है, इसको बोलते हैं सिनेरियो बेस। सीन बना दिया उसने, सिनेरियो का मतलब सीन बना दिया, ऐसा ऐसा हो रहा है, फील करो। हम फील बहुत किए प्राइवेट हॉस्पिटल में, अब आप भी सीधा आंसर पूछ ले ऐसे बस, और कुछ नहीं है। ये सिंपल बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है। तुम्हें बाकी पैटर्न सब एक है, यूरेथ्रा के बारे में कुछ भी याद नहीं रखना, 4 सेंटीमीटर का शॉर्ट है, यूटीआई होता है, बार बार खत्म। ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? ये। अच्छा एक बात पहले को बता, यूरेथ्रा को यहाँ पर 3 भागों में बांट दिया, एक है डिस्टल 1/3, एक है प्रोक्सिमल 2/3। टोटल यूरेथ्रा कितने सेंटीमीटर का? 4। प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता है? बॉडी के मिड लाइन के पास। तो प्रोक्सिमल किस, ब्लेडर वाली साइड या फिर नीचे वाली साइड? प्रोक्सिमल यूरेथ्रा कौन सा, ब्लेडर वाली साइड वाला या पार वाली साइड वाला? वेरी गुड, इसका मतलब ये समझ में आ गया, कल के दिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि यूरिनरी ब्लेडर में कौन सा टिश्यू होता है, कौन सा टिश्यू होता है, कौन सा टिश्यू होता है, और इसके वेजिना में कौन सा टिश्यू होता है, क्योंकि वेजिना के पास है, तो डिस्टल वेजिना के पास है, इसलिए वेजिना वाला टिश्यू। प्रोक्सिमल ब्लेडर के पास है, इसलिए ब्लेडर वाला टिश्यू। तो ब्लेडर में कौन सा एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है? ट्रांजिस्टर एपिथेलियम। कभी रटना नहीं, याद हो गया, याद हो गया। आप याद करो, हम जब वेजिना पढ़ रहे थे, वेजिना का आउटर 4-5 पार्ट में यही टिश्यू बोला था, यही आउटर 4-5, क्योंकि जस्ट वेजिना के कनेक्टेड है। 5 पार्ट किए थे वेजिना के, ऊपर वाले 4/5 में कुछ और बोला था, और नीचे वाले 1/5 में ये बोला था। याद आ रहा होगा किसी को? याद आ रहा है ना? बस, तो एक टिश्यू याद रखना है कि प्रोक्सिमल में कौन सा, जो ब्लेडर में होता है वही प्रोक्सिमल में होता है, जो ब्लेडर में होता है वही प्रोक्सिमल यूरेथ्रा में टिश्यू होता है, और ब्लेडर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, बस। और हर किसी को पता है ब्लेडर में ट्रांजिशनल, क्योंकि एग्जाम में 10 बार क्वेश्चन आ चुका है ब्लेडर में कौन सा टिश्यू, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एग्जाम का पुराना, बार बार आप साथ नहीं दिया है, पर आप भी शायद सबको आता है वो क्वेश्चन। और बार बार यूटीआई क्यों होता है और इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन ये सब बता चुका हूं आपको, बार बार कोई मतलब नहीं है। तो नॉन स्टेट में सिलेक्शन टफ नहीं है, बस आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए कि 10 में से आप 6 क्वेश्चन कैसे राइट कर पाओ अच्छे से, 6 माइनस निकालने के बाद, बस 6 नंबर कैसे ला पाओ, और कोई टफ बात नहीं है। लेकिन हम उस स्ट्रेटजी से चलते नहीं, अगर हम स्टार्ट भी करेंगे ना 10 दिन चलेंगे। जितने भी आज तक सिलेक्शन हुए हैं, हर कोई ने स्ट्रेटजी फॉलो की है, और स्ट्रेटजी से चलते हैं आप लोग 4 महीना, ज्यादा भी नहीं। कोचिंग पूरी होने के बाद में, आपका सिलेबस पूरा होने के बाद में सिर्फ 3-4 महीने चाहिए होते हैं सिर्फ। और अगर आपने अच्छे से स्ट्रेटजी बना ली पहले ही 3-4 महीने की कोचिंग होने के बाद, तो आपकी कोचिंग पूरी होते भी हो सकता है सिलेक्शन, होते ही, दोनों चीजें। जब भी सम्मान समारोह होगा, बच्चे आएंगे देखना, जिसका सिलेक्शन हुआ आप देखोगे, कुछ बच्चे सच में एकदम 20-30 नंबर आते थे यहाँ क्लास टेस्ट में, ऐसे बच्चे भी होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा इंटरेस्ट डेवलप किया, जो चीज बताई वैसे के वैसे फॉलो की उन लोगों ने। आगे बढ़े, तो यूरेथ्रा वाला तो याद हो गया टॉपिक। ब्रेस्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, 1-2 लाइन बताऊंगा, ज्यादा नहीं, 2 लाइन, बाकी हम वहां पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वहां अच्छे से पढ़ेंगे। हो गया, हो गया ना? ब्रेस्ट, ये मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड है ब्रेस्ट, ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट की लोकेशन रिब्स नंबर 2 से लेकर रिब्स नंबर 6 तक होती है, कहां से कहां तक? जैसे ये स्टर्नम है, स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, पता है क्या स्टर्नम को सेंट्रल ब्रेस्ट बोन बोलते हैं? तो ये रिब्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इसको टू रिब्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फाल्स रिब्स किसको बोलते हैं? 8 to 11, 8 to 12, 8 9 10। देखो ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन है, कभी नहीं आएगा 1 से 7 तक को कौन सी रिब्स बोलते हैं, सबको पता है पहले वाली ट्रू है। ट्रू क्यों? क्योंकि ये सच में इधर तो स्टर्नम से और नीचे वर्टिब्रा से दोनों से कनेक्टेड है, तो इसलिए ट्रू रिब्स है। फिर आती है फाल्स, फिर आती है फ्लोटिंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है या तो फाल्स रिब्स कौन सी है या फ्लोटिंग रिब्स कौन सी है, ये छोटे सवाल तो बनते हैं, और हम इसको हल्के में ले लेते हैं। ट्रू, अभी याद क्या करेंगे? ट्रू फाल्स फ्लोटिंग, ट्रू फाल्स फ्लोटिंग, ट्रू फाल्स फ्लोटिंग, एग्जाम में जाते जाते ट्रू फ्लोटिंग फाल्स, ट्रू फ्लोटिंग फाल्स। तुरंत एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 11 और 12 रिब्स कौन सी है? ट्रू फ्लोटिंग फाल्स, फाल्स कहां है? ओके राइट, बाहर निकल के डिस्कशन होगा, मेरा वो कोई गलती नहीं कर सकता, मैंने किया है फाल्स। फाल्स मतलब झूठी, कनेक्टेड नहीं है, अरे बेवकूफ, वो कुछ और था। 11 12 ऐसे ही तो होता है गलत। हम, ऐसा क्वेश्चन गलत होगा जिसको आप हल्के में लोगे, जिस किसी को आप रिस्पेक्ट दोगे वो वापस रिस्पेक्ट ही देगा, आपको सैलरी देगा 100%। आप रिस्पेक्ट देना सीख लो, किसी को हल्के में हंसना नहीं है किसी के ऊपर, जिस किसी को हंस गए आपका लेट हो गया 6 महीने लेट, पक्का है, कभी नहीं हंसना, याद रखना, क्वेश्चन के ऊपर नहीं हंसना। ये 7 रिप्स है, ये रिप्स नंबर 2, रिप्स नंबर 6, तो बेस्ट होता है यहाँ, समझ में आया क्या? रिप्स नंबर 2 से लेके 6 तक, बस ओके डन। तो ये याद रखना है, सेकंड टू 6। निपल की लोकेशन क्या होती है? मिड क्लेविकुलर लाइन, कौन सी लाइन? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कौन से लेवल का प्रिवेंशन है?
ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? सेकेंडरी। ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन जो स्क्रीनिंग होता है वो सेकेंडरी होता है। कोई भी एग्जामिनेशन जो स्क्रीनिंग है, जैसे स्कूल हेल्थ चेकअप, कौन सा चेकअप? टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, पेप स्मीयर और साइकोथेरेपी, बीपी मॉनिटरिंग। बीपी मॉनिटरिंग, बीपी मॉनिटरिंग सेकंड में क्यों सर, फर्स्ट क्यों नहीं है? क्योंकि बीपी इज ए साइलेंट किलर, आपके अंदर ऑलरेडी है। आप चेक करोगे तो पता चलेगी ना है या नहीं है। आप अगर माना कि ऑलरेडी है और आपने चेक की, तो ये प्राइमरी कैसे हुआ? प्राइमरी का मतलब रोकना होता है, ये ऑलरेडी है। तो जो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट होती है आप उसको डिटेक्ट कर रहे हो, सेकेंडरी होता है। तो ब्रेस्ट के अंदर कोई कोई लंप आप चेक कर रहे हो, कब करना चाहिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन? मॉर्निंग में। जरूरी है मॉर्निंग में करें। एनकेएस पे दिया हुआ है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की पूरे 7 स्टेप पे दे रखे हैं ना, आप 7 में देखना है ना। ब्रेस्ट कब करना चाहिए एग्जाम, याद रखना क्वेश्चंस। तीन तीन क्वेश्चन है, तीनों का आंसर सेम है। आईयूसीडी कब इंसर्ट करनी चाहिए, ट्यूबेक्टोमी कब करनी चाहिए और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब करना चाहिए, तीनों का आंसर एक है। बस एक ही बात याद रखनी, उस समय फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कौन से डे में फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है? लेकिन वो ब्लीडिंग फेज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो ब्लीडिंग फेज भी, क्योंकि ब्लीडिंग के अंदर हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कॉन्ट्रा ऑक्सीटोसिन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन भी तो हो रहा है, तो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए और वो प्रेग्नेंट भी नहीं। कौन से ऐसे दिन है जब वो प्रेग्नेंट 100% श्योर है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और ब्लीडिंग भी नहीं? ये साइकिल है। साइकिल नॉर्मल कितने दिन का? ब्लीडिंग कितने दिन होती है? 5 दिन। ओवुलेशन कब होता है? 14 पे। तो इसका मतलब 14 या 14 के बाद तो 100% नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 या 14 के बाद तो किसी हालत में नहीं करना। पहले 5 दिन में ब्लीडिंग हो रही, किसी हालत में नहीं करना। अब कब करना? 5 से 14 के बीच में। लेकिन क्या गारंटी कि ओवुलेशन 14 को ही होगा? 11 को हो सकता है, 12 को हो सकता है, 13 को हो सकता है। तो एग्जैक्ट क्या याद रखना है? पीरियड खत्म होने के 2-3 दिन बाद। पीरियड खत्म होने के, यहां से बोल दो पीरियड स्टार्ट होने के 1 वीक बाद। सबसे अच्छा तरीका, राइट आंसर है। पीरियड स्टार्ट होने के 1 वीक बाद ट्यूबेक्टोमी कर सकते हैं। पीरियड स्टार्ट होने के 1 वीक बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। पीरियड स्टार्ट होने के 1 वीक बाद आईयूसीडी इंसर्ट भी कर सकते हैं। तीनों में फीमेल का प्रेग्नेंट नहीं होना कंपलसरी है। आईयूसीडी इंसर्ट में भी नहीं होना चाहिए, ट्यूबेक्टोमी में भी नहीं। और सेफ कब है? बिफोर 10 डेज। बिफोर। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि 11, 12, 13 रिस्की क्यों है। सेफ नहीं है, हालांकि इसमें जरूरी नहीं है, बट सेफ भी नहीं है, रिस्की है। ठीक है, समझ में आ गया? ब्रेस्ट का जो लेटरल प्रोजेक्शन होता है उसको एक्सिलरी टेल ऑफ डिस्पेंस बोलते हैं। नॉर्मल चाइल्ड बियरिंग एज, मतलब 15 से 49 साल की फीमेल जिसको मिनार्की के मेनोपॉज तक एज है, उसके ब्रेस्ट का लगभग वेट 200 टू 300 ग्राम होता है। चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू हार्मोन, बट अपन अप्रोक्सीमेट बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक चीजें याद करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन वाला। ऑप्शन 3 एक जैसे होंगे, 3 आपको कंफ्यूज करेंगे। बहुत गंदे एग्जाम्पल होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई वो, पर आप छोड़ पक्का नहीं पाओगे, क्योंकि आपने 1000 बार सुन रखा होगा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। और जैसे राहुल तो करके आएगा, और नहीं होगा मॉर्निंग, ऑप्शन बी होगा इवनिंग, ऑप्शन सी होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फर्स्ट 10 डेज में। ये तो मॉर्निंग इवनिंग में उलझ जाएगा, इसका गलत हो जाएगा राहुल। इसलिए कहता हूँ भाई अच्छे से सुनना है। जब आप ग्लूकोमा पढ़ते ना, ग्लूकोमा नाम सुना है? ग्लूकोमा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर चेक करते हैं, उसको टोनोमेट्री बोलते हैं, पता है? नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होता है? 10 से 21। 10 से, एग्जैक्ट डेटा ये कहती है 10 से 21। क्वेश्चन आता है कब करते हैं तो ज्यादा आता है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में ज्यादा आता है। मॉर्निंग में 23 भी आ जाए तो उसको ज्यादा नहीं मानते। ऐसा क्यों है? आईयूपी मॉर्निंग में ज्यादा क्यों आता है? मॉर्निंग में आईयूपी ज्यादा क्यों आता है? आईयूपी किसको बोलते हैं? हमारे बॉडी में एक्वस ह्यूमर है, उसका ड्रेन या तो कम हो जाए या फ्लूइड बढ़ जाए। मतलब बॉडी के अंदर, आंख के अंदर जो पानी है या तो वो बढ़ जाए, या तो उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है या उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाए। भाई हाइड्रोसिफिलिस किसको बोलते हो? सीएसएफ, या तो प्रोडक्शन बढ़ जाए या एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो कुल मिला के बात ही वही है कि ग्लूकोमा किसको बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर होता है वो पानी, आंख का पानी है वो बढ़ जाए, और या तो ब्लॉक हो जाए ड्रेनेज और या प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो रात को हम लोग सोते हैं, रात को हम लोग सोते हैं, ये तो जानते हो सोते कैसे हैं? वर्टिकल पोजीशन या हॉरिजॉन्टल? ऐसे सोते हैं ना, खड़े हुए। ऐसे कौन सोता है मेरे जैसे? भाई ऐसे ही सोता है। मतलब आप सोते हो तो आपकी आंखें आपकी बॉडी के हॉरिजॉन्टली रहती होगी, ट्रांसवर्स रहती होगी, इसका मतलब ड्रेनेज सिस्टम स्टैंडिंग नहीं रहता। तो अगर आप पूरी रात सोए हो, अगर खड़े रहते पूरी रात, तो आंखों का फ्लूइड नीचे ज्यादा होता था। इसका मतलब ट्रैबिकुलर नर्व ब्लॉक कम होता, ड्रेनेज अच्छे से आता नीचे, तो आंखों में पानी उसके कंपैरिजन में कम होता। तो अगर आप पूरी रात सोने के बाद सुबह अगर आईयूपी मेजर करवाने जाओगे तो आंखों में पानी ज्यादा ही रहेगा एज कंपेयर टू इवनिंग। क्योंकि इवनिंग में आप पूरे दिन खड़े रह गए, 6-8 घंटे हो गए आपको, तो आपकी आंखों में पानी कम हो गया, ड्रेनेज हो गया अच्छे से, तो पानी कम होगा तो प्रेशर कम होगा। इसीलिए मॉर्निंग में प्रेशर ज्यादा होता है थोड़ा सा, ऐसा बोलते हैं। और आपको पता है ग्लूकोमा कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का? एक ओपन एंगल, क्लोज एंगल। कौन सी मेडिकल इमरजेंसी है? कौन सी मेडिकल इमरजेंसी है? क्लोज एंगल इज मेडिकल इमरजेंसी। क्लोज एंगल में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब भयंकर हेडेक, भयंकर पेन, भयंकर वॉमिटिंग, इंक्रीज आईसीपी। क्यों? व्हाट डू मीन बाय क्लोज एंगल ग्लूकोमा? क्लोज एंगल के में सिंपल तरीका देखो, हाइड्रोसिप्लस में यही याद रखना है और इस पर भी यही सेम चीजें याद रखनी है। अगर यहाँ पे कोई टैप लगा होता, उसको आप खोल देते और उसके नीचे जो ड्रेनेज था उसको आप ब्लॉक नहीं करते, तो कितना ही पानी चल जाए, क्या यहाँ पे पानी इकट्ठा होता? क्या क्या पानी इकट्ठा होता? क्या इसमें रूम में होता क्या? लेकिन पानी तो ज्यादा आ रहा है, कंटिन्यू वॉश मशीन चल रहा है, यस और नो? चल रहा है ना? और अगर मैं उसको बंद कर दूं फिर पानी चलाऊं तो पानी होगा कि नहीं होगा? तो अगर प्रोडक्शन ज्यादा होता है लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, एब्जॉर्प्शन में दिक्कत नहीं है, इसका मतलब है वो ओपन एंगल, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी पेशेंट को। लेकिन अगर ड्रेनेज ब्लॉक हो गया उसको बोलते हैं क्लोज एंगल, तो उसका बाद इनका प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज आईसीपी हो सकता है, हाइड्रोसिफिलिस हो सकता है, पेन हो सकता है, सीवियर हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग होता है। तो क्लोज एंगल इज इमरजेंसी। वैसे हाइड्रोसिफिलिस भी कितने टाइप का होता है? दो, एक कम्युनिकेटिंग, एक नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग इज नॉन डेंजरस। क्यों?
बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ड्रेनेज प्रॉपर है। सी से बहुत बन रहा है, लेकिन ड्रेनेज प्रॉपर है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, और क्लोज एंड नॉन कम्युनिकेटिंग प्रोडक्शन भी है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन भी है। तो जितना बढ़ रहा ब्रेन के अंदर इकट्ठा हो रहा है, तो ब्रेन का आईसी भी बढ़ेगा। समझ में आया क्या? तो बस कभी भी एट्रोपिन जैसी ड्रग ग्लूकोमा में नहीं देते, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ग्लूकोमा में किसी हालत में नहीं देना, बैक साइड ही नहीं रखनी, फेंक देनी होती है, क्योंकि ये पीपल को डायलेट करेगी और ज्यादा इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ेगा, मायोडायसिस करेगी, इसको साइक्लोप्लेजिक भी बोल सकते हैं। ब्रेस्ट के ऊपर दो टाइप के, जैसे ये ब्रेस्ट निपल है, इसके जस्ट पास में जो एरियोला होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी एरियोला। कौन सा एरियोला? तो प्राइमरी एरियोला डार्क कलर का होता है, लाइट कलर का? ये सवाल आता है। डार्क ये होता ही होता है, चाइल्ड बियरिंग एज की फीमेल में प्राइमरी एरियोला इज ऑलवेज प्रेजेंट, लेकिन जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो एक एरियोला और बनता है प्राइमरी का, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एरियोला। क्या बोलते हैं? और सेकेंडरी एरियोला के ऊपर ऐसी डॉट 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 जैसी कुछ ग्लैंड पाई जाती है, उसको बोलते हैं मोंटेगोमरी ट्यूबिकल। क्या बोलते हैं? ये वहां पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस। 15 से 20 मिल्क वाली डक्ट होती है, उसको बोलते हैं लैक्टेनिफेरन डक्ट्स। एक ब्रेस्ट मैच्योर होता है, उसमें 20% तो ग्लैंड होती है और 80% फैट होता है। ब्रेस्ट में लगभग 12 से 20 लोब्स होती है, और एक कूपर लिगामेंट। ये छोटा सा सवाल है, कूपर लिगामेंट बॉडी के कौन से ऑर्गन में पाया जाता है? बस जल्दी करो। हो गया है? बोलो जल्दी करो फिर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, उधर रवि सर पढ़ाएंगे आपको। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। डन जी। कूपर लिगामेंट इसके पीछे और है, एक स्पेशल लिगामेंट होते हैं जो सपोर्टिंग लिगामेंट होते हैं ब्रेस्ट के, इसका नाम है कूपर लिगामेंट्स। बस नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। प्यूबर्टी वगैरह हम गायनिक में पढ़ेंगे अलग से, जब स्टडी करेंगे तब डिसऑर्डर की गायनिक स्टडी। अभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल से स्टार्ट करेंगे, अपना ऑब्स पढ़ रहे हैं तो आगे बढ़े क्या? हो गया ना? बोल जाओ एक बार, पक्का? मिटा दूं? अब नो से कुछ नहीं होता। अब बात गई, बात गई रे गई। जी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बताओ, आप बताओगे? नहीं रहने दो, आप डेफिनेशन ही चेंज कर दोगे आप। नहीं नहीं, अब रहने दो आप, कोई ना। हाँ हाँ मैम, आप आपसे आपसे कह रहा हूँ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बताओ, जोर से बोलना है। कितने देर का? 28। कौन कौन से हार्मोन मेंस्ट्रुएशन साइकिल? देखो अपने को है ना, एक पहली बात तो ये कंपटीशन पढ़ रहे हैं, एक तो होता है कि क्वेश्चन आ जाए आपको जो भी आए मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में लिखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, आप कुछ भी लिखोगे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। एक जो मैं पूछूं उसका आंसर देते जाओ, कौन कौन से हार्मोन इसके लिए रिस्पांसिबल है? मैं इनसे पूछ रहा हूँ, 1.5 इंटेलिजेंट हो। हाँ हाँ, और इसका भी कोई बाप होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कोई? ये तो मास्टर ग्लैंड के हार्मोन है। प्रिंसिपल का कौन है? जो इसको स्टिमुलेट करता है, फिर ये स्टूडेंट को स्टिमुलेट करता है। भाई किसी भी स्कूल के 3 पैरामीटर होते हैं, प्रिंसिपल, टीचर एंड स्टूडेंट। तो पहले प्रिंसिपल से स्टार्ट करो। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन? हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन? जीएनआरएच। जीएनआरएच किसके ऊपर एक्ट करेगा? पिट्यूटरी के ऊपर। पिट्यूटरी मतलब टीचर, मास्टर ग्लैंड। मास्टर से कौन सा निकलेगा? एफएसएच एलएच। मास्टर किसके ऊपर अटैक करेगा? स्टूडेंट के ऊपर। स्टूडेंट कौन है? ओवरी। ओवरी को बोलेगा पढ़ो, पढ़ो मतलब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो 5 हार्मोन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए रिस्पांसिबल है। जीएनआरएच, एफएसएच एलएच, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से, एफएसएच एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी से, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ओवरी से। और बताओ कुछ, कितने फेज होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में? ब्लीडिंग कहां से होती है? यूट्रस से या ओवरी से? भाई रुक जा, ब्लीडिंग कहां से होती है? यूट्रस से या ओवरी से? बस इतना बता। यूट्रस सबको पता है, इसमें सोचने की क्या बात है? कल के दिन तुम नर्सिंग करके आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ब्लीडिंग कहां से होगी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, तुम सोचोगे इसमें? ओवरी इसको स्टिमुलेट करता है, ओवरी हार्मोनल ऑर्गन ओनली। ब्लीडिंग में सेट आउट किसका होता है? एंडोमेट्रियम का सेट आउट होता है ना, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो एंडोमेट्रियम सेट आउट होती है, इसका मतलब ब्लीडिंग होता है यूट्रस। तो यूट्रस में 3 फेज होते हैं, ओवरी में 2 फेज होते हैं, तो टोटल 2 ओवेरियन फेज और यूट्राइन फेज, तीनों में एक में 2 और एक में 3। और बताओ कुछ।
और कुछ याद आ रहा? नहीं आ रहा? कुछ आ रहा तो बताओ मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है? अगर कोई फीमेल जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है लेकिन ब्लड बाहर नहीं आ पा रहा है, इसको हम क्या टर्म क्या नाम देंगे? चुप रहो रे। ऐसा हो सकता है? ब्लीडिंग तो हो रही है लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्रिप्टोमेनोरिया, हिडन मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं इसको। क्रिप्टो क्रिप्टो का मतलब एक्चुअली झूठा होता है। क्रिप्टो बोलो तो झूठ बोलो, एक जैसे क्रिप्टो करेंसी नाम सुना उससे याद रह सकता है। क्रिप्टोमेनोरिया दो टाइप का होता है, हिमेटोमेटा, हिमेटोकॉल। अगर ब्लीडिंग यूट्रस के अंदर ही कहीं जमा हो गई, हिमेटो मतलब ब्लड, मेटा मतलब यूट्रस, रटना नहीं होता, चीजों को समझना है। हिमेटो मतलब ब्लड, मेटा मतलब यूट्रस। अगर ब्लीडिंग हुई यूट्रस की किसी लेयर पीछे जमा हो गई, डिपॉजिट हो गई, तो हिमेटोमेटा। यूट्रस से ब्लीडिंग आई वेजिना कैनाल के अंदर कहीं डिपॉजिट हो गई, या तो कोई और रीजन है या ट्रेस या कुछ भी रीजन हो सकता है, पता नहीं कोई ट्यूमर हो गया वेजिना में, तो इसका मतलब बाहर नहीं आता, इसको बोलते हैं हिमेटोकॉल। वेजिना का दूसरा नाम क्या होता है? कॉल। तो हिमेटोकॉल। तो क्रिप्टोमेनोरिया दो टाइप का हो सकता है, सही। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर किसी फीमेल में 21 दिन से छोटा है, उसको क्या बोलेंगे? मैं खड़ा करके पूरा पूरा क्वेश्चन पूछ के बिना छोड़ूंगा नहीं। 21 दिन से छोटा हो गया हाइपरमेनोरिया। और अगर किसी फीमेल में ब्लीडिंग 7 दिन से ज्यादा हुई तो? चुप रहो रे। ये एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही याद नहीं होते, याद नहीं होते दोनों ही। देखो अगर आप बोल रहे हो मेंस्ट्रुएशन साइकिल 21 दिन से कम हो गया, मतलब कम टाइम में रिपीट हो रहा है, उसको आप हाइपरमेनोरिया बोल रहे हो। तो अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया, ब्लीडिंग 7 दिन से ज्यादा हो गई, नहीं होनी चाहिए, उसको क्या बोलोगे? उसको भी हाइपरमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही, पॉली, एपी, मेनोरेजिया, मीनोमेट्रोरेजिया या मेट्रोरेजिया। मैं 6 ऑप्शन दे दिए, बताओ, सोच के बताओ देखिए। कुछ याद आ रहा? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। चलो हाइपोमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया एक ही है, अलग अलग, बस इतना बता दो। चुप रहो रे। क्यों? हाइपो का मतलब भी कम है, ओलिगो का मतलब भी कम है, क्या बात कर रहे हो? अलग अलग है, अलग अलग है ना, तो हाइपर पॉली भी अलग अलग है, याद रखना। हाइपर ओलिगो अलग अलग आप बोल रहे हो ना, तो याद रखना हाइपर और पॉली भी अलग अलग है, एक नहीं है। सरासर अलग है, रात दिन का डिफरेंस है। तुम बोलोगे हाइपर ज्यादा, पॉली भी ज्यादा, ना, ऐसा ना बाबा, गलत। समझ आ गया? ठीक है, चलो बैठो आप। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है, एक सिस्टमैटिक, एक सीक्वेंशियल, एक साइक्लिक। अब ऐसा नहीं है किसी की ब्लीडिंग हो रही है वेजिनल कैनाल से उसको तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नाम दे दो, नहीं, कोई इंजरी भी हो सकती है भाई, कोई इंजरी भी तो हो सकती है, इसलिए ये पहले नाम लगाना जरूरी है। सिस्टमैटिक, सीक्वेंशियल, साइक्लिक, 4 वीकली इंटरवल, विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी थ्रू द वेजिनल ट्रैक्ट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अपनी मर्जी से चीजें नहीं होती। अब वेजिनल ब्लीडिंग हो रही है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नाम दे दोगे? कोई इंजरी हो गई होगी, कोई ऑर्गन डैमेज हो गया होगा, कोई भी रीजन हो सकता है, सर्वाइकल स्ट्रेशन हो गया होगा, तो क्या हुआ है? सीक्वेंशियल, सिस्टमैटिक और सीरीज से 4 वीकली इंटरवल से विजिबल में आपको ब्लड पाथ दिखना भी चाहिए, वरना नहीं तो क्रिप्टोमेनोरिया है। एक स्पेलिंग एक आपकी डेफिनेशन में सारे काम हो जाने चाहिए। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? आप ऐसा कुछ बताओ जिससे एक में सब कुछ हो जाए। तो visible manifestation of the uterine blood flow throughout the vagina in 4 weekly interval. It is a systematic, sequential and regular cycle. समझ में आया क्या? आया ना समझ में? बस। Menstruation is the visible manifestation of the cyclic physiological uterine bleeding due to the setting of the endometrium. जब ब्लीडिंग होती है 4 दिन का दूसरा नाम ब्लीडिंग फेज का दूसरा नाम है कैटामेनिया। ब्लीडिंग फेज का दूसरा नाम क्या है? कैटामेनिया। और ब्लीडिंग फेज में सीजर आ जाए तो कैटामेनिक सीजर। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज, ऐसे सीजर जो ब्लीडिंग फेज के दौरान आते हैं उस सीजर का नाम क्या है? उसको बोलते हैं कैटामेनिक सीजर्स। अब मेनिया नाम देके तुम उसमें मत चला जाना, यूबेरिया, एलेसन, एक्सटेशन, एक्सटेसी, उसमें मत जाना, वो अलग है, वो साइकेट्रिक का मामला है। ये कैटामेनिया है, ये ब्लीडिंग की बात चल रही है। 4 दिन की जो ब्लीडिंग होती है उसका दूसरा नाम कैटामेनिया। आपको मेनिया के 4 फेज पता है? पता है 4 या नहीं याद है? याद है कि नहीं है? याद है? पक्का पूछ लूं? पूछ लूं? ये अपना राहुल है, ये क्लास में आया, सबको देख के सिर्फ हंस रहा है, ऐसे चुपचाप कर कुछ नहीं, ओनली सीट पे आके बैठ गया, किसी को देख के हंस रहा है। इसको क्या बोलोगे आप? मेनिया की कौन सी स्टेज है? क्या बोलोगे? मलेरिया? मलेरिया नहीं होता वो, तो उसको यूफोरिया बोलते। क्या बोलते हैं? यूफोरिया का मतलब है ओनली माइल्ड हैप्पीनेस ऑफ द मूड विदाउट एनी साइकोमोटर एक्टिविटी। वो कुछ नहीं, आपके ना तो कोई चिमटी भरेगा, ना आपको कोई टॉर्चर करेगा, ना आपको कोई स्टिमुलेट करेगा, चुपचाप बैठा है। मतलब अपने आपको ऐसा खुश फील, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इसको कौन क्या है, खुद को खुश फील कर रहा है। माइल्ड हैप्पीनेस इज कॉल्ड यूफोरिया। जब मरीज थोड़ा सा खुश होता है तो उसको यूफोरिया बोलते हैं। तो लगभग हर एक की लाइफ में ऐसा होता है, कभी कभी, कभी कभी आपको कोई ज्यादा भाव दे दे आपकी हैसियत से ज्यादा, तो आपको लगता है चुपचाप। और कई बार आपको इतना ज्यादा भाव दे दे कि आपसे रुका ही नहीं जा रहा, बाहर किसी ने आपको इतना ज्यादा भाव दे दिया राहुल को, राहुल आया अंदर, राहुल ऐसे आया अंदर, ऐसे आया क्लास में आया, ऐसे कर रहा, फिर ऐसे कर रहा, फिर ऐसे, और यार ऐसे करो, इसका मतलब क्या है? अभी इलेशन नहीं, रुक जा, अभी रुक जा, इलेशन। अब क्या होगा दूसरे में? हैप्पीनेस प्लस इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, इंक्रीज, इंक्रीज साइक, इसको क्या बोल देंगे अपन लोग? सोच के बता दो। इलेशन क्या बोल देंगे? इलेशन मतलब इसमें एक चीज ऐड करनी होगी, क्या? पहले खुश तो रहेगा, साथ में अपनी एक्टिविटी से बताएगा आपको कि मैं खुश हूं तुमसे ज्यादा, मुंह से बोलेगा नहीं मैं तुमसे इंपोर्टेंट, अभी बोलेगा नहीं, हाँ, अभी सिर्फ एक्टिविटी से बताएगा। तीसरे में आया क्लास के अंदर, खुश हंस भी रहा है, ऐसे ऐसे भी कर रहा है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमसे थोड़ा जानता, ज्यादा जानता हूं, इट इज कॉल्ड डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? अपने आप को भगवान नहीं मानना, बट अपने आप को आपसे थोड़ा ज्यादा मानना कि मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा जानता। साइकोमोटर एक्टिविटी भी है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी है, और हैप्पीनेस भी है, दिस कॉल्ड एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं? नंबर 4 आया अंदर, खुश हंसता हुआ आया, हाथ में भी हिला रहा है,
फुल प्रेज। सुनो, मैं भगवान का अवतार हूँ, मेरे से ऊपर इस दुनिया में कोई नहीं है, प्लीज पूजा करो पैर की, क्योंकि भगवान ने मेरे को स्पेशल पर्पस के लिए भेजा है, आउट ऑफ रिबॉर्न। रैप्चर माइंड मतलब एक्सटेसी, क्या बोलते हैं इसको, सबसे ऊपर, सुपर, इसको बोलते हैं वेरी सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। तो राहुल ऐसा नहीं करेगा, ऐसा मत करना, किसी किसी को हो जाता है, किसी किसी मैंने देखे खूब लगता है मैं हूँ, कौन है तू भाई, तेरे जैसे खूब आए और खूब चले गए, तो पूरी दुनिया के अंदर तू 0.00001% भी नहीं है, मत कर इतना, पता ही नहीं चलेगा किसी दिन क्या हो गया, किसी का नहीं चलता। मैं यहाँ पढ़ा हूँ, जरूर ये कल्याण है, किसी का कोई भरोसा नहीं है, मौत और जिंदगी दोनों हमारे हाथ में, इसीलिए कभी भी अपने ज्ञान के आधार पर अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं भी 5 साल पहले 6 साल पहले कहीं बैठ के पढ़ रहा था, आज यहाँ कल के दिन बाई चांस रोड पे जा रहा हूँ, मेरे यहाँ लग जाए मैं सब कुछ भूल जाऊँ भाई। रेट्रोग्रेड एमनेसिया, एंटीग्रेड एमनेसिया नाम की भी कोई चीज होती है, पढ़ी होगी अपनी सिटी में, गजनी में एंट्रोग्रेड पढ़ा होगा, इसी में रेट्रोग्रेड पढ़े हो तुम लोग, भूल गए तुम लोग सब कुछ। फिर कल के दिन मेरे को खाना पिया, खाना नाक में खा रहा हूँ, सब कुछ कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इसलिए ह्यूमन हो, ह्यूमन बनकर उसी में फायदा है। ज्यादा हवा में बातें करने वाला जमीन से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जब वापस गिरता है ना तो सीधी कैल्केनियस फ्रैक्चर होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमन कौन सी हील बोन फ्रैक्चर होती है, कौन सी मोस्ट कॉमन, कौन सी कार्पल फ्रैक्चर होती है, स्कैफोइड। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई गिरता है तो बंदा ऐसे नहीं गिरता, ऐसे गिरता है, तो कौन सी कार्पल बोन मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होती है, स्कैफोइड। कौन सी, और जब आप ऊपर से कूदते हो तो हील के थ्रू कूदते हो, पैरों ऐसे नहीं कूदते कभी आप हील के थ्रू कूदते हो, हील टिकती है, तो कौन सी टार्सल बोन मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होती है, कैल्केनियस। दोनों एग्जाम में आने वाले सवाल है, जब टिकते हो तो आप ऐसे गिरते हो, पैरों से पड़ते हो तो आपकी एडी पहले पड़ती है, यस और नो, हाँ ऐसे ही होता है। तो प्लीज फ्रैक्चर से बचना है, समझ में आ गया मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसलिए अपने को कभी अहंकार नहीं लाना लाइफ में, एक ही बात का ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अब देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं प्लीज। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है 21 से लेकर 35 दिन का, कितने दिन का, एक तो एग्जैक्ट पूछ ले तो कितने दिन का, 28। तो मैंने 21 से 35 क्यों लिखा, क्योंकि दो डिसऑर्डर पड़ा हुआ है, 21 से कम और 35 से ज्यादा, ठीक है। लेंथ बता दी आपको, वेट लॉस लगभग लगभग कितना होना चाहिए, 30 से 80 ml, 30 से 80 ml। ब्लीडिंग कितना होना चाहिए, लगभग 4-5 दिन, 7 दिन से ज्यादा हो जाए तो कितना हो जाए, क्या हो जाए, ये दिक्कत हो जाए। ये 3 बातें लिख लो। अब लिखो फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्या लिखोगे, फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फिर ये नाम लिखो, ओवेरियन साइकिल, फिर यूटेराइन साइकिल, ओवेरियन चेंज, यूटेराइन चेंज। ए नंबर पे लिखना है ओवेरियन चेंज और बी पे लिखना यूटेराइन चेंज। ओवेरियन चेंजेस ए नंबर, बी पॉइंट यूटेराइन चेंजेस, ये दोनों ए और बी लगा दो और सी पॉइंट लगा लिखो हार्मोन रेगुलेशन फॉर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तीसरा पॉइंट कौन सा, सी। कौन कौन से हार्मोन, एक बार शॉर्ट में लिखना, ऐसे लिखना है ना, जीएनआरएच, जीएनआरएच के एरो करना और लिखना एफएसएच एलएच, फिर एरो करना और लिखना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जीएनआरएच में लिखना हाइपोथैलेमस, क्या लिखना, इधर लिखना एंटीरियर पिट्यूटरी और इधर लिखना कि कहां कहां से निकलता है, जैसे मैंने लिखा है एज इट इज यही सीक्वेंस रहेगी। तो हार्मोन कितने हो गए, 5। फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हेडिंग लगाओगे क्या, फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ए ओवेरियन में क्या क्या फेज आएगा, बी यूट्रस में क्या क्या फेज आएगा, दो फेज और दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर कौन कौन से हार्मोन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए रिस्पांसिबल है, कितने हार्मोन मेंस्ट्रुएशन जरूरी है, 5। तो अगर आपसे कभी एग्जामिनर पूछ ले कि किसी भी फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल कब हो सकता है, जब उसका एचपीओ एक्सिस नॉर्मल है। कौन सा एक्सिस नॉर्मल है, एचपीओ एक्सिस। एचपीओ का मतलब क्या है, कोई भी एचपीओ एक्सिस नॉर्मल है तो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल है। एच मतलब हाइपोथैलेमस, पी मतलब पिट्यूटरी, ओ मतलब ओवेरी। किसी की हाइपोथैलेमस, किसी की पिट्यूटरी, किसी की ओवेरी, तीनों नॉर्मल काम कर रही है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल होगा। एचपीओ एक्सिस नॉर्मल, इसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल एबनॉर्मल होता है। और भी रीजन है एबनॉर्मल होने के, बट मेन रीजन यही होता है कि हार्मोन की वजह से एबनॉर्मल होता है। ये इतना लिख लिया, आगे समझ में। अब वापस हेडिंग लगाओगे ए। अब देखो हेडिंग लगाने से पहले आपको सुनना है क्योंकि समझना जरूरी है। ये तीनों पॉइंट लिख लिया आपने, अब आप सुनोगे 5-10 मिनट कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है क्या, कि कैसे आता है। आगे बढ़ू क्या मैं, सबने लिख लिया। देखो कौन कौन सी 3 ऑर्गन के बारे में बात की थी हमने, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, ओवेरी, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये ओवेरी, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब मैं छोटी बात बताऊं कि यूट्रस में और ओवेरी में दोनों में चेंजेस होता है तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है। स्टिमुलेट कौन करता है, ओवेरी किसको, यूट्रस को। तो एक तरफ मैं लिखता हूं ओवेरियन चेंजेस, अब सिर्फ सुनना है, लिखना नहीं है। ये होगा क्या, एक तरफ तो लिखेंगे अपन लोग ओवेरियन चेंजेस, एक तरफ लिखेंगे यूटेराइन चेंज। यूटेराइन का मतलब यूट्रस, यूटेराइन चेंजेस। ओवेरी में कितने चेंजेस होंगे, 2, क्योंकि ब्लीडिंग क्या ओवेरी से होती है, नहीं, ब्लीडिंग कहां से होती है, यूट्रस। तो यूट्रस में कितने चेंजेस होंगे, 3। ओवेरी में कितने चेंजेस होंगे, 2। ओवेरी में 2 ही, कौन कौन से, प्री ओवुलेटरी एंड पोस्ट ओवुलेटरी, एक ओवुलेशन से पहले का, एक ओवुलेशन के बाद का। तो ओवेरी में तो है नहीं, 2 ही है, प्री ओवुलेटरी एंड पोस्ट ओवुलेटरी। तो ओवेरी में कितने साइकिल आएंगे, 2 फेज आएंगे। तो पहले नंबर पे लिख दूं प्री ओवुलेटरी, आराम से सुनना है। प्री ओवुलेटरी का मतलब क्या है, इसमें ओवम मैच्योर हो रहा है,
यस और नो है? नहीं तो क्या है? वो मैच्योर हो रहा है ना इसमें भाई, ओवम बनता है ना, मैच्योर होता है ना, होता रहता है ना, इसको बोलते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? फॉलिकुलोजेनेसिस। क्योंकि ओवम धीरे धीरे क्या होगा, मैच्योर होगा, तब तो रिलीज होगा भाई, मैच्योर होगा तब एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो मैं प्री ओवुलेटरी को फॉलिकुलर फेज बोल सकता हूं। ये कितने दिन का होगा? लगभग 13 दिन का होता है। डे 1 से लेके डे 13 तक, सुनना अच्छे से, अब लिखना नहीं है। डे 1 से लेके डे 13 तक, कोई 14 भी बोलते हैं, 13 ठीक है, डे 13 तक। अब होगा क्या, सुनना। अब इसके साथ साथ डे 1 का मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पहला दिन है, ब्लीडिंग होते हो रही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये अपना काम स्टार्ट कर दिया। जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, इसने अगले की तैयारी शुरू कर दी, प्रेगनेंसी की तैयारी शुरू कर दी इसने। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ, इधर ये भूल गया, ये तो जब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं है तब तक इसको टेंशन है, जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई इसको कोई मतलब नहीं है, ये नेक्स्ट की तैयारी। अब यूटेराइन में 3, आपको पता है ब्लीडिंग भी होती है, तो पहला होगा ब्लीडिंग पेज। कौन सा पेज? आराम से समझना, बहुत काम की चीज है। दूसरा होगा, देखो ब्लीडिंग कितने दिन होती है? 4-5 दिन। कितने दिन होती है नॉर्मली? दूसरा होता है, देखो ये यूट्रस है, ब्लीडिंग कहां से होगी? एंडोमेट्रियम से आउट होगी। कौन से आउट होगी? एंडोमेट्रियम से आउट होगी। तो 4-5 दिन में जो भी एंडोमेट्रियम थी वो निकल गई। लगभग एंडोमेट्रियम की ब्लीडिंग से जस्ट पहले जो थिकनेस होती है वो 5 से 6 mm होती है, और 5 दिन ब्लीडिंग होती है, एंडोमेट्रियम ऑलमोस्ट सेट आउट हो जाती है। बचती कितनी है? ओनली 1 mm बचती है। कितनी बचती है? मतलब 4 से 5 mm चली जाती है ब्लीडिंग के साथ में। कितनी बचती है? जिस दिन ब्लीडिंग स्टॉप हुई उस एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी रहती है? ओनली 1 mm। अब एंडोमेट्रियम के पास में 6-8 दिन है। कितने दिन है? 8 दिन में इसको वापस इतनी थिकनेस करनी है। किसी की थिकनेस बढ़ाना या किसी की ग्रोथ करवाना मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्रोलिफरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो 1 दिन से लेके 5 दिन तक तो होगी ब्लीडिंग, इसको बोल देते हैं ब्लीडिंग फेज। डे 6 से ब्लीडिंग बंद हुई उस दिन से लेके डे 14 तक, या 13 की शाम तक, या 14 तक, मैं सारी बात कर रहा हूं कि पीरियड रेगुलर है, अब नॉर्मली पढ़ेंगे बाद में, अब रेगुलर पीरियड की बात कर रहा हूं। क्या होगा? प्रोलिफरेशन फेज। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है जनरेशन फेज, जनरेशन का मतलब बनाना, डेवलपमेंटल फेज। प्रोलिफरेशन फेज किसकी प्रोलिफरेशन? एंडोमेट्रियम वापस बनेगा। कब से कब तक? डे 6 से डे 14 तक। इसमें क्या होगा? एंडोमेट्रियम, जैसे घर शादी से पहले अपन घर का डेकोरेशन करते हैं, सेम वैसे, क्योंकि डे 14 को कोई आने वाला है मेहमान परमानेंट 270 दिन के लिए, तो उससे पहले तैयारी चल रही है। तो डे 6 से लेकर डे 14 तक एंडोमेट्रियम क्या करेगा? अपना एकदम घर होके करेगा, उसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्रस। क्या कहलाता है? अब यहां तक आपको समझना, ये होता कैसे है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं जीएनआरएच। क्या बोलते हैं? ये एंटीरियर पिट्यूटरी में एफएसएच और एलएच को स्टिमुलेट करता है। किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन आता है? एफएसएच और एच दोनों। एफएसएच की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो ओवम को मैच्योर करने को मोटिवेट करता है। नाम ही देखो, फॉलिकल का मतलब होता है इमेच्योर ओवम, स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्री मैच्योर ओवम को स्टिमुलेट करता है कि तू मैच्योर हो जा। फॉलिकल, और ये इसकी बात बाद में करेंगे 14 पे ल्यूटिलाइजिंग, ये ओवुलेशन करवाता है। जब ये मैच्योर हो गया तब ये आता है एक दिन अचानक, और एक बार में आके ओवुलेशन करवा के चला जाता है। तो अब आता है डे 1 से। कब से? डे 1 से एफएसएच सीक्रेट होता है। किसके ऊपर एक्ट करेगा? किसके ऊपर एक्ट करेगा? ओवरी के ऊपर एक्ट करेगा। किसके ऊपर? ओवरी के ऊपर एक्ट करेगा। तो एफएसएच क्या करेगा? सबसे पहले सोचना, एफएसएच ओवरी में आके क्या करवाएगा? फॉलिकुलोजेनेसिस करवाएगा। डे 1 से लेकर डे 13 क्या करवाएगा? फॉलिकुलोजेनेसिस। क्वेश्चन आता है फॉलिकुलोजेनेसिस कौन से हार्मोन की वजह से होता है? एफएसएच। कब तक होता है? डे 1 से डे 13 तक। इसका मतलब क्या होता है? इमेच्योर ओवम को मैच्योर बनाता है। कौन? एफएसएच। अब एफएसएच के बेटे का नाम है एस्ट्रोजन। एफएसएच के बेटे का नाम है, याद रखना, बेटा नालायक है, बेटा एक नंबर का कमीना है, ध्यान रखना। सच में इसको बोलते हैं आजकल के बेटे। एनिमल मूवी देखी? रणबीर कपूर देखा? सेम एस्ट्रोजन रणबीर कपूर है, एक नंबर का। ये डे 1 से डे 13 है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डे 1 से ओवरी में क्या करवाएगा? ओवम बनाएगा, ओवम बनाएगा, ओवम बनाएगा। डे 6 पे इसको याद आया कि मेरा काम सिर्फ ओवम बनाना भी नहीं है, यूट्रस सेट आउट हो चुका है 5 दिन में, कल ब्लीडिंग बंद हुई है, तो मेरा काम वापस एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाना भी है। तो उसने बोला मैं तो नहीं जा सकता, एफएसएच ने बोला मैं तो नहीं जा सकता, इसने अपने बेटे को भेज दिया, उसका नाम है एस्ट्रोजन। उसका नाम क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रोलिफरेशन फेज कौन से हार्मोन की वजह से होता है? एस्ट्रोजन कहां से आया? ओवरी से आया। किसने एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट किया? एफएसएच ने। क्या बोला? एस्ट्रोजन क्या करता? हाइपरप्लेजिया। क्या करता? हाइपरप्लेजिया क्या होता है? इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल। जो भी एंडोमेट्रियम सेट आउट हुआ है, एफएसएच ने बोला जा बेटा जा, जो भी सेट आउट हुआ है तेरा काम ही है सेल के नंबर बढ़ाना, हाइपरप्लेजिया करना। जो भी हुआ है तेरे पास 8 दिन है, तो वापस एंडोमेट्रियम की क्या करवा दे? ग्रोथ करवा दे। क्वेश्चन आता है एस्ट्रोजन का सीक्रेशन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कौन से फेज में होता है? प्रोलिफरेटिव फेज में होता है। क्या करता है? एंडोमेट्रियम को रीजनरेट करता है। क्या करता है? रीजनरेट। समझ में आया अभी तक? अच्छे से समझ में आया? एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कहां से हुआ? ओवरी से। किसने किया? एफएसएच ने। तो एफएसएच का काम क्या है? एक तो फॉलिकुलोजेनेसिस प्लस एस्ट्रोजन सीक्रेशन, और एस्ट्रोजन कहां गया? यहाँ। क्या समझ में आई बात? एस्ट्रोजन 13वें दिन की शाम, ये अपना काम नहीं छोड़ रहा है एफएसएच, ये अपना काम कर रहा है, ओम बना रहा है, ओम बना रहा है। 13 डे की शाम तक ये ओम बना रहा है। 13 डे की शाम को या 14 को सुबह यूट्रस बन के तैयार हो गया, एकदम रेडी है भाई, अब ले आओ बारात, एकदम ओके, काम सब ओके। किसने करा ओके? एस्ट्रोजन ने। लेकिन ये बेवकूफ भूल गया कि मेरा पापा कौन है? एफएसएच। ये कौन हुआ? भूल गया। एस्ट्रोजन सबसे पहले बड़ा होते ही लात किसको मारता है? पापा को लात मारता है, जा तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए क्या किया, और सीधा अपने चाचा को गले लगाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाँ ये दोनों भाई भाई है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एफएसएच को इनिबिट कौन करता है? एस्ट्रोजन। कब? डे 13 14 को। क्योंकि एस्ट्रोजन करता क्यों है? एस्ट्रोजन को ऐसा लगता है अब एफएसएच की जरूरत नहीं है, अब एफएसएच की जरूरत नहीं है। एफएसएच का काम क्या था? ओम को मैच्योर करवाना, ओम मैच्योर हो चुके हैं, तो अब तो ओम को रिलीज करवाना है, मैच्योर हो चुके हैं, तो अब इसलिए अब पापा की जगह चाचा की जरूरत है। तो एस्ट्रोजन डे 14 पे किसको इनिबिट करता है? एफएसएच को। और किसको स्टिमुलेट करता है? एलएच को। तो एस्ट्रोजन डे 14 पे सीधा का सीधा एफएसएच को कर देगा ओवरी से स्टिमुलेट इनिबिट, और एलएच को बोलेगा आ जाओ चाचा, और एलएच कहां जाएंगे? ओवरी के ऊपर। और एलएच का काम क्या है? लुटिनाइजिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो मैच्योर ओवम को क्या करवा दे? रिलीज, उसको बोलते हैं ओवुलेशन। उसको क्या बोलते हैं? तो एलएच क्या करवा देगा? डे 14 को क्या करवा देगा?
क्वेश्चन आता है ओवुलेशन कौन से हार्मोन की वजह से होता है? एलएच। एलएच का स्टिमुलेशन कौन से हार्मोन की वजह से हुआ? एस्ट्रोजन की वजह से हुआ। एस्ट्रोजन ने और किसको इनहिबिट किया? तब एलएच आया। एफएसएच को इनहिबिट किया तब एलएच आया। अब एलएच का सीक्रेशन पीक पे कब आता है? डे 14 पे। ओवुलेशन से जस्ट पहले एलएच एकदम फुल फ्रेश मूड में आता है, इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। सर्ज का मतलब होता है मूड। कि एलएच सर्ज कब होता है? ओवुलेशन से जस्ट 12 से 24 घंटे पहले एलएच पीक पे रहता है। पीक पे रहेगा ओवरी में से क्या निकाल देगा? ओवम बाहर निकाल देगा और ओवम चला जाएगा कहां? एम्पुला में। कहां चला जाएगा? अगर उधर से स्पर्म आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो वापस नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट। अभी तो 14 दिन तक की कहानी बता दी। अब जो ओवुलेशन हो गया, तो अब ओवुलेशन हो गया, तब यहां से स्टार्ट हो जाएगी जिसको बोलते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज। कौन सी फेज? पोस्ट ओवुलेटरी फेज। चाहे मैं, आप देखो एक बहुत काम की बात बता रहा हूं, चाहे मेंस्ट्रुएशन साइकिल 20 दिन का है, चाहे 25 दिन का है, चाहे 40 दिन का है, चाहे 35 दिन का है, पोस्ट ओवुलेटरी फेज हमेशा 14 दिन की होगी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओवुलेशन के कितने दिन बाद में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा ही आएगा? अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई मतलब तो 14 दिन बाद। कितने दिन बाद? कोर्ट इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओवुलेशन कब होता है? नेक्स्ट पीरियड से 14 दिन पहले। ऐसा कभी कोई नहीं बोलता कि पीरियड गया उससे 14 दिन बाद नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है? जो पीरियड आएगा उससे 14 दिन पहले, क्योंकि पोस्ट ओवुलेटरी फेज का दूसरा नाम होता है कांस्टेंट फेज। कौन सा फेज? क्योंकि चाहे पीरियड 20 का है चाहे 50 का है, ये पीरियड फिक्स रहेगा और इसी को बोलते हैं लूटियल फेज। इसी को क्या बोलते हैं? तो एग्जाम में क्वेश्चन लूटियल फेज क्या है? पोस्ट ओवुलेटरी फेज का दूसरा नाम है, कांस्टेंट फेज का दूसरा नाम है। इसमें ओवुलेशन से लेकर नेक्स्ट पीरियड के बीच के टाइम को लूटियल फेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एलएच की वजह से ओवुलेशन हो गया, अब 14 दिन में ब्लीडिंग होगी होगी अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो। अब इस दौरान पोस्ट ओवुलेटरी फेज हो गया, अब इस दौरान क्या होगा? ओवुलेशन हो गया, अगर यहाँ प्रेगनेंसी हो गई तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वहां से आ जाएगा मोरुला। एक हार्मोन आता है ओवरी से, उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी कीपिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? इसका काम है अबॉर्शन से बचाना। अबॉर्शन से प्रोजेस्टेरॉन कभी भी अबॉर्शन नहीं होने देता, किसी भी हालत में नहीं होने देता है, रोकता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के डे 15 से प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन स्टार्ट हुआ, धीरे 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 डे 21 और 22 को जाते जाते प्रोजेस्टेरॉन क्या रहेगा? पीक पे रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है प्रोजेस्टेरॉन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कौन से डे को पीक पे रहता है? लगभग डे 21 22। क्यों? क्योंकि उसी दिन ही वहां से आता है कौन? ब्लास्टोसिस्ट आके चिपकता है। इंप्लांटेशन डे 6 पे होता है, याद कर लो, अभी पढ़ेंगे और आगे। इंप्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के 6 दिन बाद शुरू होता है, तो 14 को माना कि फर्टिलाइजेशन हुआ, तो लगभग 20 21 तारीख को क्या आ जाएगा? यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट आ जाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को बचाता है। तो इस लास्ट वाले फेज को बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन आता है सिक्रेटरी फेज में कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोलिफेरेटिव में कौन सा? एस्ट्रोजन। पॉलीफेरेटिव में कौन सा? एफएसएच। पोस्ट ओवुलेटरी में लूटियल फेज, कांस्टेंट फेज। ये किसको स्टिमुलेट करता है? एस्ट्रोजन। एलएच को किसको स्टिमुलेट करता है? एफएसएच को। एफएसएच किसको स्टिमुलेट करता है? एस्ट्रोजन को। पूरी कहानी समझ में आई? बाकी पढ़ेंगे कल।